हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ नया जरूर सीखेंगे। मैं हूं हिना वर्मा और आप देख रहे हैं हिना वर्मा क्लासेस। आज का जो हमारी क्लास है वो क्लास बेस्ड है। किस पर? वो क्लास बेस्ड है कि हम जो है हम क्या करने वाले हैं। हम मैटर इन आवर सराउंडिंग्स पढ़ने वाले हैं। जो किसका किसका पार्ट है वो है क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज मैटर अराउंड अस। ये जो है ये पार्ट 2 है। इससे पहले हमने करा था पार्ट 1, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि जो हमारा मैटर है वो क्या होता है। मैटर जो है वो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। ये हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो मैटर है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैटर जो है उसके पास स्पेस होता है। ठीक है, मैटर के पार्टिकल्स के अंदर स्पेस होता है। दूसरी चीज हमने देखी कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं। ठीक है, मैटर के जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर इन कंटिन्यूअस मोशन और आर कंटिन्यूअसली मूविंग। थर्ड प्रॉपर्टी हमने देखी कि मैटर जो है उसके पार्टिकल्स जो हैं उसके बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसी मैटर में ज्यादा होगा, किसी मैटर में कम होगा और किसी में सबसे कम होगा। ये सब हमने पढ़ा। साथ ही साथ हमने एक वर्ड पढ़ा था जिसका मतलब जिसका जो टर्म था वो था डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि जो डिफ्यूजन होता है इसका मतलब ये होता है कि कोई भी जो मैटर के पार्टिकल्स है वो अनदर मैटर के पार्टिकल्स के साथ घुल मिल जाते हैं ऑन देयर ओन। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ वन मैटर intermix with the particles of other matter on their own is known as diffusion। यहाँ तक अभी तक हम कर चुके हैं। आज जो हमने करना है वो करना ये है कि हम जो है मैटर पढ़ेंगे कि मैटर जो है उसके क्या स्टेट्स हैं। और ये हम सब ने पढ़ा हुआ है कि मैटर की स्टेट्स जो हैं वो 3 हैं, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस। उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम पढ़ेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि सॉलिड में क्या अलग है लिक्विड से, लिक्विड में क्या अलग है गैसेस से, है ना। ये सब हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम एक्टिविटीज देखेंगे, एक्टिविटीज को पढ़ेंगे, एनसीईआरटी की लाइंस को वर्ड टू वर्ड, सेंटेंस टू सेंटेंस पढ़ेंगे और उनका मतलब जानेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, हमें जो एनसीईआरटी है वो पूरी तरह क्लियर हो जाएगी और चाहे जो भी क्वेश्चन आ जाए हम उसका जवाब दे पाएंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम अपना आज की क्लास का पहला टॉपिक, दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर। ओके, ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड यू, व्हाट आर इट्स डिफरेंट स्टेट्स। वो बोल रहा है कि अपने आसपास आप मैटर को देखिए। फॉर एग्जाम्पल, अभी मेरे आसपास क्या है? मेरे आसपास कैमरा है, मेरे आसपास एयर है, मेरे आसपास पेन है ना, मेरे आसपास पानी है, वाटर है। क्या होता है ये क्या है? अलग अलग मैटर है ना। अब ये जो पेन है ये सॉलिड है, मुझे पता है। पानी जो है वो लिक्विड है, एयर जो है मेरे आसपास वो सारी गैसेस है। तो जी हाँ, हमें इतना तो पता है। What we can see that matter around us exists in 3 different states, that is solid, liquid and gases। तो हमें इतना पता है कि जो मैटर हमारे आसपास है, चाहे वो कोई भी मैटर हो, वो इन्हीं 3 स्टेट्स से बना हुआ होगा। मतलब इन्हीं 3 स्टेट्स में से कोई एक उसकी स्टेट होगी। फॉर एग्जाम्पल, ये जो पेन है ये सॉलिड है, एयर जो है वो मेरी क्या है, गैस है, और जो मेरा पानी है या जो मेरी चाय है वो क्या है, लिक्विड है। डन। The states of matter arise due to the variation in the characteristics of the particles of matter. Now let us study about the properties of these 3 states of matter in detail। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें इनकी प्रॉपर्टीज को जो है वो देखना है कि ये जो तीनों स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो एक दूसरे से अलग है और वो किस चीज में अलग है, उनको हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं या फिर कैसे हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। डन। ओके, तो मैंने आपको बताया था कि हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी को वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। तो हम एनसीईआरटी की एक्टिविटीज को भी पढ़ेंगे और उसको भी समझेंगे। अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो आपको अच्छे से पता होगा कि मैंने आपको एनसीईआरटी किस तरह से कराई है। डन। दिस सॉलिड स्टेट, तो पहले अब जो है हम सॉलिड के बारे में जानेंगे। एक्टिविटी क्या है? कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स, अ पेन, अ बुक, अ नीडल, अ पीस ऑफ वुडन स्टिक। Sketch the shape of the above articles in your notebook by making a pencil around, by moving a pencil around them। तो आपने क्या करना है, कोई भी सॉलिड चीज ले लो, आप कोई बुक ले लो, कोई पेंसिल ले लो, कोई
कप ले लो, है ना, कोई आप बॉटल ले लो, कुछ भी ले लो, कोई कॉम्ब ले लो, उसका क्या करो आप शेप बनाओ। ठीक है, आपने शेप बना ली, चलो जी ठीक है बना ली। उसके बाद ये बोलता है डू ऑल दीज हैव अ डेफिनाइट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। क्या इन सभी के पास अपनी प्रॉपर एक यूनिक बाउंड्री है? तो जैसे अगर ये मेरा पेन है तो इसकी बाउंड्री ऐसे ही होगी, है ना, इसकी बाउंड्री को मैं ऐसे 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 कुछ नहीं बना सकती, या ऐसे करके कुछ नहीं बना सकती, है ना। इसकी जो बाउंड्री है वो फिक्स्ड है, वो डेफिनाइट है। साथ ही साथ ये हमें क्या बोलता है, इसकी बाउंड्री जो है वो डिस्टिंक्ट है, इसकी जो शेप है वो डेफिनाइट है, ये अपनी शेप को चेंज नहीं करेगा। ये नहीं है कि मैं पेंसिल से जो है पेंसिल से इसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ इसकी बाउंड्री को और इसने अपनी शेप चेंज कर ली, ऐसा भी नहीं होगा। ओके, और साथ ही साथ जो इसकी वॉल्यूम है वो तो फिक्स्ड रहेगी ही रहेगी। डन। व्हाट हैपेंस इफ दे आर हैमर्ड, पुल्ड और ड्रॉप्ड? अब ये बोलते हैं कि आपने क्या करा, आपने ये सब चीजें ली और इसको आप तोड़ने लग गए। कैसे? आपने हैमर मारा, इस पे हथौड़ा मारा, ठीक है, आपने इसको पुल किया, ठीक है, अपनी तरफ खींचा, या फिर आपने इसको ऐसे फटक पटक दिया, ठीक है। तो क्या होगा, क्या ये अपनी शेप को बदलेगा? नहीं जी, ये अपनी शेप को तो नहीं बदलेगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, या तो ये एज इट इज रहेगा गिर के, या ये टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, बट ये अपनी शेप को, अपनी बाउंड्री को चेंज नहीं करेगा। Then, are these capable of diffusing into each other? क्या ये सारे कुछ आपस में डिफ्यूज हो सकते हैं? अच्छा, मान लेते हो कि मैंने ली कोम और मैंने लिया पेन, क्या ये खुद ब खुद इंटरमिक्स हो जाएगा? क्या पेन और जो मेरी कोम थी ये आपस में क्या मिक्स हो जाएगी खुद ही? नहीं होगी ना, तो ये डिफ्यूज खुद नहीं हो पाएंगे। इंटरमिक्सिंग ऑन देयर ओन इज नोन एज डिफ्यूजन, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। Try compressing them by applying a force. Are you able to compress them? अब आप क्या करो, अब आप इसको कंप्रेस करने की कोशिश करो। कंप्रेस करना मतलब इधर से पकड़ा, इधर से पकड़ो और ऐसे जोर लगाया। अब मैं इसमें जोर लगा रही हूँ, तो क्या ये ऐसे करके पिचक जाता है? नहीं पिचकता ना। ठीक है, अगर मैं कोम लेती हूँ और उसको ऐसे करके कंप्रेस करती हूँ तो क्या वो पिचक जाएगी? नहीं पिचकेगी। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा वो जो है वो टूट जाएगी। तो जी नहीं, ये कंप्रेस नहीं हो सकती, चाहे आप इस पे जितना मर्जी फोर्स लगा लीजिए। डन। ऑल दी अबव एग्जाम्पल्स आर ऑफ सॉलिड। ये बोला इन्होंने कि जितने भी एग्जाम्पल्स आपने लिए थे, चाहे पेन का, बुक का, कोम का, कैमरा का, जिस भी चीज का, ये सभी क्या है, ये सॉलिड्स है। और वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दीज हैव अ डेफिनाइट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, दैट इज हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। तो ये बोलते हैं कि आपने जो भी अभी एग्जाम्पल लिए वो सभी सॉलिड थे। जी हाँ, सॉलिड थे, हम सबको पता है। इसका मतलब ये है कि ये जो है ये कंप्रेस नहीं हो सकते, इनकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत 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 कम है, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी है। ठीक है, तो आप इसे जितना मर्जी ऐसे फोर्स लगा लो, ये जो है ये ऐसे पिचकेगा नहीं, है ना। और ये क्या होगा, ज्यादा आपने करा तो क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, बट ये कंप्रेस नहीं होगा। Solids have a tendency to maintain their shape when subjected to outside force. तो सॉलिड पर अगर जब हम आउटसाइड फोर्स लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, तो क्या होता है, तो वो जो है वो तब भी अपनी शेप को मेंटेन करके रखते हैं। डन। सॉलिड्स में ब्रेक अंडर फोर्स। सॉलिड जो है वो ब्रेक हो सकते हैं फोर्स के अंदर, बट इट इज डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप। और इनकी शेप हम चेंज नहीं कर सकते, चाहे ये हमसे टूट जाए, ब्रेक हो जाए, लेकिन इनकी जो शेप है वो चेंज करना बहुत 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 मुश्किल है। सो दे आर रिजिड। इसीलिए क्योंकि जब किसी भी चीज की शेप को आप चेंज नहीं कर सकते तो वो क्या हो जाएगा, वो रिजिड हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, सख्त हो जाएगा। डन। कंसीडर द फॉलोइंग, व्हाट अबाउट अ रबर बैंड। बट अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, कुछ चीजें ये एनसीईआरटी हमें पूछ रही है। एनसीईआरटी का यही तो फायदा है, ये हमें थिंकिंग क्रिएटर बनाना चाहती है, ये हमें रट्टू तोता नहीं बनाना चाहती। बट बशर्ते, मतलब शर्त ये है कि आप उसे ध्यान से पढ़िए, लाइन बाय लाइन पढ़िए, सोचिए, समझिए, है ना। उसके बाद जो है तभी आप थिंकिंग क्रिएटर बनेंगे। अब इन्होंने खुद ही हमें ऐसे एग्जाम्पल दे दिए जहां पर जो है हम इंसान कंफ्यूज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने बोला, अच्छा तो रबड़ बैंड के बारे में बताओ, ये क्या है, क्या ये सॉलिड है? इसको तो मैं खींच भी रही हूँ, इसकी तो शेप भी चेंज हो रही है, इलोंगेट हो रहा है भाई ये तो, है ना। कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग?
तो जब आप उसको स्ट्रेच करोगे तो क्या ये अपनी शेप को चेंज कर लेगा? जी हाँ, करेगा तो सही। बट क्या होगा, जैसे ही आपने स्ट्रेच करना बंद कर दिया तो वो दोबारा से अपनी शेप को ले लेगा। इज इट अ सॉलिड? तो क्या ये सॉलिड है? ये सॉलिड है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो रबर के पार्टिकल्स हैं वो क्या है, उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी कम है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, जिसकी वजह से वो इजीली क्या हो रहा है, इलोंगेट हो रहा है। व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट? अच्छा, अब नमक और चीनी की बात कर लेते हैं, हम सभी के घरों में है। तो आप देखते हैं कि जो आपके घर पे चीनी है उसका एक पर्टिकुलर क्रिस्टल होता है। अब उस क्रिस्टल को आप जो है चेंज नहीं कर सकते, है ना। अगर आपने उसको क्या बोलते हैं एक जग में रख दिया तो वो वैसे ही रहेगा, अगर आपने उसको टेबल पे रख दिया तो भी वो वैसा ही रहेगा। बट क्या होगा, अगर मैं उसको क्या कर दूं, हीट कर दूं, प्रेशर लगा दूं, तो क्या हो सकता है, तो वो चेंज हो जाएगा। हीट कर दूंगी तो क्या होगा, शुगर मेल्ट हो जाएगी। सॉलिड को मैं ज्यादा देर घुमा सॉल्ट को मैं ज्यादा देर घुमा दूंगी, मिक्स कर दूंगी, तो वो डिसॉल्व हो जाएगा, है ना। तो यार ये क्या है, क्या ये भी सॉलिड है? चलो देखते हैं। When kept in different jars, these take the shape of the jar. Are they solid? और साथ ही साथ ये बोल रहे हैं, अच्छा अब हम एक क्रिस्टल की बात ना करते हुए एक जो हमारे पास पूरा कंटेनर भरा हुआ है उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो मैंने पहले एक क्या बोलते हैं कंटेनर में रखा हुआ था, उसके बाद मैंने उसको चीनी को अपने या नमक को क्या करा, ग्लास के अंदर भर दिया। उसी सेम चीनी और नमक को मैंने अब अपने कटोरी में, बोल में भर दिया। तो अब तो इसने शेप चेंज कर ली, तो क्या ये सॉलिड है? देखते हैं। व्हाट अबाउट अ स्पॉन्ज? अच्छा, अब हम बात करते हैं स्पॉन्ज की। हम सबने देखा है स्पॉन्ज को, उसमें क्या होता है, उसको दबाओ तो वो कंप्रेस हो जाता है, और जैसे उसको दबाओ मत, जैसे आप उसको कंप्रेस ना करो तो वो दोबारा से अपनी शेप को रीगेन कर लेता है। इज इट अ सॉलिड? इट इज अ सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट। व्हाई? तो इन्होंने बोला कि आपने रबर बैंड लिया, आपने सॉल्ट के क्रिस्टल लिए, आपने शुगर के क्रिस्टल लिए, उसके बाद आपने स्पॉन्ज लिया। यहाँ पर ये सारी चीजें सॉलिड है, लेकिन तब भी आप इनकी जो स्टेट है या फिर जो उसकी शेप है उसको आप चेंज कर सकते हो। तो वो कैसे कर सकते हो? चलो देखते हैं कैसे कर सकते हैं या फिर क्यों होता है ये। ओके, ऑल दी अबव आर सॉलिड, है ना, सारे जो है वो सॉलिड है। As a rubber band changes its shape, रबर बैंड जो अपनी शेप को चेंज कर रहा है अंडर फोर्स, तो वो फोर्स लगाने पर चेंज कर रहा है ना। तो रबर बैंड जो है, अगर मैं उसको एज इट इज रहने दूं तो रबर बैंड ऐसा रहेगा, लेकिन अगर मैं उसे खींचूंगी तो रबर बैंड जो है वो इलोंगेट हो जाएगा। और वो कब होगा, जब मैं उस पर फोर्स लगाऊंगी। एंड रिगेन्स द सेम शेप, लेकिन फोर्स लगाने के बाद जब मैंने फोर्स को छोड़ दिया, एक्सटर्नल फोर्स को हटा दिया, तो उसके बाद वो अपनी शेप को दोबारा रिगेन कर लेता है। व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड, ठीक है, तो वो अपनी शेप को जो है सेम कर लेगा पहले जैसा। कब? जब उसका हम फोर्स हटा देंगे। इफ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड इट ब्रेक्स। और रबर बैंड पे भी क्या है, अगर आप हद से ज्यादा उसको पुल कर दोगे, हद से ज्यादा इलोंगेट करोगे, तो वो क्या हो जाएगा, वो क्या करेगा, वो ब्रेक हो जाएगा, है ना। द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल रिमेन्स फिक्स्ड। अब यहाँ पर इन्होंने क्या बात करी, दोबारा से वही बात करी, इंडिविजुअल वाली, इंडिविजुअल शुगर का क्रिस्टल या फिर सॉल्ट का क्रिस्टल। आप अगर उसे देखते हैं तो अगर आप चाहे उसे जार में डालो, चाहे बॉटल में डालो, चाहे फिर बोल में डालो, वो जो शुगर का क्रिस्टल है वो अपनी शेप को एज इट इज रखता है। वेदर वी टेक इट इन आवर हैंड, चाहे उसे हम अपने हाथ पे रखें, चाहे हम उसे एक प्लेट में रखें, या फिर हम उसे एक जार में रखें, वो अपनी क्रिस्टल जो है अपनी शेप को चेंज नहीं करता। A sponge has minute holes. अब हम बात करते हैं स्पॉन्ज की। तो ये जो स्पॉन्ज है इसके बीच में छोटे 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 छेद होते हैं, है ना, जिनको हम क्या बोल देते हैं, होल्स। और छोटे छोटे माइन्यूट, बहुत ही बारीक होल्स होते हैं इसमें। इन विच एयर इज ट्रैप्ड, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा छोटे छोटे होल्स होते हैं तो इसके अंदर जो हवा है वो ट्रैप हो जाती है, वो घुस जाती है। ओके, व्हेन वी प्रेस इट द एयर इज एक्सपेल्ड आउट। लेकिन जब हम उस हवा को निकाल देते हैं, कैसे, स्पॉन्ज को प्रेस करके, तो हवा जो है वो सारी निकल जाती है, एक्सपेल्ड आउट हो जाती है, एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट, जिसकी वजह से हम उसे कंप्रेस कर पा रहे हैं। तो इन्होंने बोला कि ये जो है इनमें अलग अलग चीजें आपको देखने को मिल रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो हमने बोला कि रबर बैंड जो है वो फोर्स लगाने पर, ज्यादा फोर्स आप लगाओगे तो वो स्ट्रेच हो जाएगा, और उससे ज्यादा एक्सेसिव फोर्स लगा दोगे तो वो ब्रेक हो जाएगा।
फिर इन्होंने बोला कि आपके पास जो शुगर या सॉल्ट है उनका जो क्रिस्टल है वो एज इट इज रहेगा इंडिविजुअली, ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने बात करी है स्पॉन्ज की बात इन्होंने ये करी कि स्पॉन्ज जो है वो छोटे छोटे माइन्यूट होल से मिलकर बना हुआ होता है और इन्हीं होल्स की वजह से इसके अंदर सारी हवा जो है वो ट्रैप हो जाती है, घुस जाती है। जब हम इसको क्या करेंगे, इसको कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, सारी हवा निकल जाएगी। लेकिन जैसे ही हमने अपना कंप्रेसिबिलिटी हटाया, हमने फोर्स को हटाया, तो जो स्पॉन्ज है वो दोबारा से अपनी शेप को रीगेन कर लेता है। तो यहाँ पे यही बात हो गई, ये भी अपनी शेप को रीगेन कर लेता है, ये भी रीगेन कर लेता है, और ये तो अपनी शेप को चेंज करता ही नहीं है। ये बात अलग है कि हम इस पे प्रेशर या टेम्परेचर लगा के, टेम्परेचर बढ़ाकर हम क्या कर सकते हैं, हम इसकी स्टेट को चेंज कर सकते हैं। कैसे, जैसे चीनी को गर्म पानी में डाल दिया तो वो जल्दी से डिसॉल्व हो जाएगी, है ना। ओके, डन। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं लिक्विड स्टेट की। ओके, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्टिविटी देख लेते हैं। कलेक्ट द फॉलोइंग, वाटर, आपने पानी लिया, कुकिंग ऑयल, आपने कोई भी तेल ले लिया, चाहे मस्टर्ड ऑयल ले लो, चाहे ऑलिव ऑयल ले लो, चाहे रिफाइंड ले लो, कुछ भी ले लो। मिल्क ले लिया, दूध ले लिया भाई, जूस ले लिया, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक भी ले ली, ठीक है, चलो ले ली। कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट शेप्स, आपने डिफरेंट शेप के कंटेनर भी ले लिए। जैसे मैंने क्या करा, मैंने ग्लास ले लिया, और मैंने क्या है अपनी वाटर बॉटल ले ली, और मैंने प्लेट ले ली, मैंने बोल ले लिया। तो अब क्या हो जाएगा, मेरे पास अलग अलग शेप्स के कंटेनर भी हो गए। पुट अ 50 ml मार्क ऑन दीज कंटेनर्स, और इन कंटेनर पे हमने क्या करना है, 50 ml का मार्क लगा देना है कि 50 ml कहाँ तक आएगा। ओके, यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम दी लेबोरेटरी। तो आपने क्या करना है, आपने मार्क लगा देना है उसमें 50 ml का। What will happen if these liquids are split on the floor? अच्छा, क्या होगा अगर ये लिक्विड जो है ये फ्लोर पे गिर जाएंगे, क्या होगा, लिक्विड जो है फ्लोर पे गिर जाएगा। अगर मेरा लिक्विड जो था वो ग्लास के अंदर था, कोल्ड ड्रिंक थी, मान लो मैं ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक पी रही हूँ, भाई बहुत गर्मी हो रही है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब वो मेरे से गिर गई, अब वो मेरे से फ्लोर पे गिर गई। तो फ्लोर पे जिस तरह से पहले वो ग्लास के अंदर शेप लिया हुआ था लिक्विड ने, अब वो शेप वहां नहीं रहेगा, और जो फ्लोर है उस पर सारी जो है फैल जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी, हमारी कोल्ड ड्रिंक स्पिल हो जाएगी। Measure 50 ml of any one liquid and transfer into different containers one by one. Does the volume remain same? तो ये बोल रहे हैं अच्छा चलो, आपने क्या करा, आपने जो कोल्ड ड्रिंक है उसको नीचे नहीं गिराया, आपने उस कोल्ड ड्रिंक को लिया, मान लो जितनी भी थी, ठीक है, 50 ml ले लो, 100 ml ले लो, कुछ भी ले लो, आप अपने हिसाब से ले लो। पहले वो ग्लास में थी तब भी 50 ml रही, बॉटल में डाला, उसी बॉटल को मैंने ट्रांसफर कर दिया किसमें, एक बोल में, है ना। उसके बाद मैंने क्या करा, उसके बाद मैंने उसको कुकर के अंदर डाल दिया, उसके बाद मैंने उसको किसी पैन के अंदर डाल दिया। बट आप नोटिस करोगे कि वो जो कोल्ड ड्रिंक है वो 50 ml अगर पहले थी तो अभी भी वो 50 ml ही रहेगी, चाहे आपने जितने मर्जी कंटेनर्स जो हैं चेंज कर लिए हो। इसका मतलब ये है कि उसकी फिक्स्ड शेप तो नहीं थी, लेकिन उसके पास फिक्स्ड वॉल्यूम थी, उसकी वॉल्यूम चेंज नहीं हुई। अगर वो 50 ml था तो 50 ml ही रहा, है ना। तो हमें ये पता चला। सो यहाँ पे लिखा है डज द वॉल्यूम रिमेन द सेम, तो क्या जो वॉल्यूम है वो सेम रहेगी, ऑब्वियसली वॉल्यूम जो है वो सेम रहेगी। डन। When you pour the liquid from one container to into the another, does it flow easily? तो क्या ये आराम से फ्लो हो जाती है? ऑब्वियसली आराम से हो जाती है। अब मेरे को क्या करना है, मुझे जो है अपनी जो कोल्ड ड्रिंक है उसको मुझे ग्लास में ना पी के मुझे मग में पीना है, तो मैं क्या करूंगी, उसको आराम से उसको ट्रांसफर कर दूंगी। मुझे उसमें मेहनत थोड़ी ना लगानी पड़े, फोर्स थोड़ी ना लगाना पड़ा, मुझे उसको हथौड़े थोड़ी ना मारने पड़े, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो है वो इजीली फ्लो हो गया। अच्छा, कोई चीज अगर इजीली फ्लो हो जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम फ्लूइड बोलते हैं, ये हमें पता है। अच्छा, फ्लूइड में क्या क्या आता है, फ्लूइड में मैम लिक्विड आता है, और कुछ आता है मैम, गैस, गैस, जी हाँ, गैस भी आती है, क्योंकि क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं एयर की बात कर लूं, यहाँ जो एयर है वो थोड़ी देर बाद आगे चली जाएगी, जाएगी ना। और फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर अगरबत्ती जला रही हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे जो साथ वाला रूम है उसमें भी अगरबत्ती की खुशबू आने लग जाएगी अगर मैंने वहां पे छोटी सी विंडो या फिर डोर लगाया हो और वो मैंने ओपन करा हो। तो इससे क्या होगा, मैं अपनी एयर को पास ऑन होने दे रही हूँ दूसरे रूम के अंदर। इससे
क्या हुआ, इससे हमें ये पता चला कि जो हमारी एयर थी वो फ्लो होकर क्या हो गई, मतलब ब्लो होकर क्या हो गई, दूसरे रूम में चली गई। तो एयर भी जो है या जो गैस है हमारी वो भी फ्लूइड्स ही होती हैं। डन, आगे बढ़ते हैं। ओके, वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड्स हैव नो फिक्स्ड शेप। हमें पता चला कि लिक्विड्स जो हैं उनके पास कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं है। आप उसे ग्लास में डाल दो, आप उसे बॉटल में डाल दो, आप उसे बोल में डाल दो, वो सबका जो है शेप ले लेगी, मतलब वो जो है वो शेप ले लेगी कंटेनर का। डन, बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम, लेकिन उसकी वॉल्यूम जो है वो फिक्स ही रहेगी, है ना। अगर वो पहले 50 ml थी तो बाद में भी वो 50 ml ही रहेगी, चाहे आपने उसको उसका कंटेनर जो है वो चेंज कर दिया। They take up the shape of the container in which they are kept. तो यहाँ पे बोला इन्होंने कि जो लिक्विड है वो शेप ले लेता है कंटेनर की, जिस कंटेनर में आप लिक्विड को रखते हो। लिक्विड्स फ्लो एंड चेंज शेप, लिक्विड जो है वो फ्लो करते हैं और अपनी शेप को चेंज करते हैं। सो दे आर नॉट रिजिड, इसलिए वो रिजिड नहीं है। रिजिड मैंने क्या बोला था, सख्त, हार्ड, ठीक है, जो अपनी शेप को चेंज ना करें। ऐसे कौन होते हैं, ऐसे सॉलिड होते हैं। ऐसे लिक्विड भी होते हैं क्या, नहीं 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 नहीं, लिक्विड जो है वो अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं, इसलिए वो रिजिड नहीं है। Refer to the activity 1.4 and 1.5 where we saw that solid and liquids can diffuse into liquids. अच्छा, अब हमने क्या करा, हमने कुछ एक्टिविटीज भी पढ़ी थी, जैसे कि हमने लिया था वो पोटेशियम क्लोराइड, है ना, KMnO4, नहीं पोटेशियम परमैंगनेट लिया था हमने, है ना, या फिर हमने क्या लिया था, कॉपर सल्फेट लिया था, या फिर मैंने जो आपका एग्जाम्पल दिया था वो चीनी का दिया था, है ना, शुगर का दिया था। तो क्या होता है, वो जो शुगर था क्योंकि वो सॉलिड था, पानी था या फिर कॉफी थी, दूध था, ठीक है, उसके साथ मैंने उसे मिक्स करा तो वो लिक्विड हो गया। तो हमें ये पता है कि सॉलिड और लिक्विड अगर वो साथ में रहें तो वो अपने आप में डिफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है, अपने आप में वो डिफ्यूज हो सकते हैं और लिक्विड बन सकते हैं। The gases from the atmosphere diffuse and dissolve in water. अब मैं बात करती हूँ गैसेस की, तो क्या गैसेस भी डिफ्यूज होती है, जी हाँ होती है। गैसेस डिफ्यूज होती हैं, ऑब्वियसली होती है यार। अगर हम वो अगरबत्ती वाला एग्जांपल ही ले लें तो अगरबत्ती के पार्टिकल्स किससे मिल गए थे, हमारे एयर की पार्टिकल से मिल गए थे, है ना। या फिर अगर हम कुछ और चीज लें, जैसे 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 इन्होंने हमें कुछ बोला है, इन्होंने बोला कि जो गैसेस हैं ये वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाती है। वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाती है कैसे मैम, अरे यार एक्वेटिक एनिमल्स वो पानी के अंदर से ऑक्सीजन नहीं ब्रीथ करते, रेस्पिरेशन नहीं करते अपनी, करते हैं ना। इसका मतलब पानी के अंदर क्या था, ऑक्सीजन आ गई थी। ऑक्सीजन कहाँ से आई, एटमॉस्फेयर से आई, एयर से आई। तो ये जो हमारी गैसेस हैं ये पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाती हैं, मतलब डिफ्यूज हो जाती हैं। These gases, especially ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जो गैसेस स्पेशली जो है हमारी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो हमें ये तो नॉर्मल सी चीज पता ही है कि जो भी हमारी गैसेस हैं, स्पेशली जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है, वो जरूरी है रेस्पिरेशन करने के लिए, किसके लिए, प्लांट्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी। स्पेशली किनके लिए, एक्वेटिक एनिमल्स के लिए, क्योंकि पानी के अंदर जो हमारी गैसेस डिसॉल्व हो रही हैं वो हमारे काम ना आकर किसके काम आ रही है, एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स के काम आ रहे हैं। ऑल लिविंग क्रिएचर्स नीड टू ब्रीथ फॉर सर्वाइवल। हमने देखा कि जितने भी क्या होते हैं हमारे लिविंग क्रिएचर्स हैं, उन्हें क्या करना होता है, उन्हें सर्वाइवल के लिए रेस्पिरेशन करना होता है, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, जी हाँ करना होता है। The aquatic animals can breathe underwater due to the presence of dissolved oxygen in water. तो ये बोल रहा है कि जो भी आपके एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो आपके वाटर के अंदर है उसको यूज करते हैं और उसी की वजह से वो अपना रेस्पिरेशन कर पाते हैं। Thus we may conclude that solids, liquids and gases can diffuse into liquids. इससे हमें पता चलता है कि सॉलिड जो है वो भी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड तो वैसे ही लिक्विड में रहता है, और जो गैसेस है वो भी लिक्विड में डिफ्यूज हो जाती हैं। तो हमें पता चलता है कि ये तीनों सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस डिफ्यूज हो जाते हैं किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्या आप सभी को ये क्लियर है? डन।
द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड्स। अब ये बोल रहा है कि ये जो लिक्विड है ना, इसके अंदर कोई भी चीज घुल मिल जाएगी आसानी से एज कंपेयर टू सॉलिड। अब ये क्या बोल रहा है मैम? अच्छा एक चीज बताओ, हमने अभी पेन और कोम वाला एग्जाम्पल लिया था, तो क्या पेन और कोम इजीली आपस में डिसॉल्व हो गए थे, आपस में डिफ्यूज हो गए थे? नहीं मैम, नहीं हुए थे। बट अगर मैं लिक्विड का एग्जाम्पल लूं तो उसमें तो कोई भी चीज इजीली डिसॉल्व हो सकती है, इजीली डिफ्यूज हो सकती है। तो ज्यादा अच्छा रेट ऑफ डिफ्यूजन किसके अंदर हुआ, सॉलिड्स के अंदर या फिर लिक्विड्स के अंदर? मैम लिक्विड्स के अंदर। तो सॉलिड जो है वो ज्यादा अच्छे से डिफ्यूज कर पाते हैं? नहीं, बट हाँ कर पाते हैं, बट लिक्विड के कंपैरिजन में काफी कम। अच्छा, तो सबसे ज्यादा डिफ्यूजन रेट किसमें होगा मैम? ऑब्वियसली गैसेस में होगा, गैसेस में तो सब कुछ ही मिल जाता है। ओके, this is due to the fact that in the liquid state the particles move freely and have greater space between each other as compared to the particles in the solid state. तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि अच्छा चलो डिफ्यूजन हो रहा है, हम मान रहे हैं, लेकिन ये डिफ्यूजन लिक्विड में ज्यादा अच्छे से क्यों हो रहा है और सॉलिड में कम अच्छे से क्यों हो रहा है? तो इसका साफ साफ रीजन ये है कि भाई जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो आपस में चिपके हुए हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से उनके जो पार्टिकल्स हैं उनके अंदर स्पेसेस बहुत 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 कम है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम लिक्विड्स की बात करते हैं तो जो हमारे लिक्विड्स होते हैं इनके पार्टिकल्स जो है उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम है तो उसके बीच में स्पेसेस होते हैं, और स्पेसेस होने की वजह से उसके पार्टिकल्स आराम से डिफ्यूज करवा लेते हैं या कर लेते हैं किसी और मटेरियल के साथ, किसी और मैटर के साथ, किसी और मैटर के पार्टिकल्स के साथ बेसिकली, है ना? तो जी हाँ, ये तो हमने देख लिया। डन। तो हमें पता चल गया कि सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट में जो है डिफ्यूजन का रेट वो ज्यादा किसमें है, लिक्विड स्टेट में है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़ा कम है एज कंपेयर टू सॉलिड्स। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो उसके अंदर स्पेसेस ज्यादा है, स्पेसेस ज्यादा है तो वो आराम से डिफ्यूज हो पाते हैं। डन मैम, क्लियर है सबको अच्छे से? बता दीजिए, कमेंट सेक्शन भर दो, बता दो क्लियर है या नहीं है। नहीं है तो दोबारा बता दूंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डन, आगे आए, करें हम अब गैसियस स्टेट को। इजी लग रहा है? आप सोच रहे हो कि मैम ये क्या करा रहे हो, छोटे बच्चों वाला काम है। अरे बच्चों वाला काम तो है, मुझे पता है आप लोगों को बहुत सारी चीजें आती है इसमें, लेकिन आपको कुछ कुछ चीजें जो है वो आपको नहीं भी पता चल रही होंगी, जैसे डिफ्यूजन क्या होता है, जैसे जो हमने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी, टेम्परेचर हाई हो गया काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। तो ये सब क्या हुआ, ये आपको अब पता चल रहा है 9th स्टैंडर्ड में आकर, है ना? तो अब हम देखते हैं आगे, the gaseous state. Have you ever observed a balloon seller filling a large number of balloons from a single cylinder of gas? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जो बलून वाला आता है, बलून वाले भैया आते हैं, वो एक छोटा सा सिलेंडर लेकर आते हैं और उससे 100 बलून्स फुला देते हैं। यार ये कैसे पॉसिबल है? इतना सा सिलेंडर है और हर एक बलून इतना 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 है, और 100 बलून्स या 100 से भी ज्यादा बलून्स जो है वो फुला देते हैं सिर्फ इतने सी गैस से। ये कैसे हो सकता है? ओहो, ये तो बहुत अलग चीज हो गई। Enquire from him how many balloons is he able to fill from one cylinder. तो अब वो आपको उनसे पूछना है कि कितने भर लेते हो भैया। अब भैया बोलेंगे भाई मैं 100 भर लेता हूँ, कोई बोल सकता है कि बड़ा बड़ा सिलेंडर 500 भर लेता हूँ। अब वो तो मुझे पता नहीं, आप इंक्वायर कर देना, ठीक है, कि एक सिलेंडर से वो कितने बलून्स को फिल कर लेते हैं। आस्क हिम विच गैस ही डस ही हैव इन दी सिलेंडर। ठीक है, तो आप उनसे ये भी पूछ लेना कि वो कौन सी गैस का यूज करते हैं। ठीक है, तो कौन सी गैस होती है वो, जिसकी वजह से जो बलून है वो एयर के अंदर, मतलब जो हमारी वॉल है उसके पास चला जाता है, ऊपर चला जाता है, ऊपर उड़ जाता है। तो ये भी आपने पूछना है और आपने इसको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि मैम वो ना ये वाली गैस होती है। ओके डन। ओके, अब लेते हैं हम छोटा सा वाटर ब्रेक। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो गिव मी 2-3 सेकेंड्स।
डन, थैंक यू फॉर गिविंग मी दैट मच टाइम। डन। अब हम देखते हैं एक्टिविटी 1.11। ओके, तो इस एक्टिविटी में हमने बात करनी है गैसेस की, मेनली गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी की। अच्छा मैम ऐसे क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अभी हमने सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी के बारे में पढ़ा, फिर हमने लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी के लिए पढ़ा, उसके लिए एक्टिविटी देखी, सॉलिड वाले के लिए देखी, तो गैस वाले को ऐसे थोड़ी ना छोड़ देंगे, उसके लिए भी तो एक्टिविटी देखेंगे ना। तो चलो देखते हैं। Take 300 ml syringes and close their nozzles by rubber cork as shown in figure 1.1.4। तो आपने क्या करना है, आपने 3 सिरिंजेस लेनी है, उसकी जो आपने माउथ है उसको आपने बंद कर देना है कोई भी रबर कॉक लगाकर। उसके बाद आपने क्या करना है, रिमूव द पिस्टन्स फ्रॉम ऑल द सिरिंजेस। आपने इस पिस्टन को जो है रिमूव कर देना है। डन जी, कर दिया हमने। लीव वन सिरिंज अनटच्ड, fill water in the second and pieces of chalk in the third। अब आपने क्या करा, आपने जो सिरिंजेस ली वो ली आपने 3, एक के अंदर आपने कोई सॉलिड सामान भर दिया, जैसे आपने चौक भर दी, दूसरे के अंदर आपने वाटर भर दिया, लिक्विड सामान भर दिया भाई, तीसरे के अंदर आपने कुछ नहीं भरा तो उसके अंदर क्या हो जाएगी, गैस हो जाएगी भाई, एयर हो जाएगी। हाँ जी हो जाएगी, बिल्कुल हो गया। इंसर्ट द पिस्टन बैक इनटू द सिरिंजेस। अब जो आपने पिस्टन निकाला था अब उसको आप दोबारा से इंसर्ट कर दो हर सिरिंज में, ठीक है, सॉलिड वाले में भी, लिक्विड वाले में भी और गैस वाले में भी। You may apply some Vaseline on the piston before inserting them into the syringes for their smooth movement। अब आप क्या कर सकते हो, आप उसमें वैसलीन भी लगा सकते हो पिस्टन के पास, सो दैट जो मूवमेंट है वो इजी हो जाए, है ना। तो क्यों, क्योंकि जो है वहां पे फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगा, फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगा तो मूवमेंट इजी नहीं हो पाएगी, तो इसलिए हम क्या कर देंगे, वैसलीन लगाकर या फिर कोई भी ऑयल लगाकर हम उसको ल्यूब्रिकेट कर सकते हैं। डन। नाउ ट्राई टू कंप्रेस द कंटेंट बाय पुशिंग द पिस्टन इन ईच सिरिंज। अब आपने क्या करना है, जो भी आपने भरा है उसके अंदर कंटेंट है, जैसे एक में चॉक है, एक में वाटर है और एक में गैस है, अब आपको उसको पुश करना है, मतलब पिस्टन को पुश करना है। तो मैंने क्या करा, मैंने ये पिस्टन लिया, इसके अंदर गैस था और मैं इसको पुश कर रही हूँ, फिर इसी पिस्टन में चॉक था दूसरी वाली में, उसको मैंने पुश किया, और एक में वाटर था तो उसको भी मैंने पुश किया। ठीक है जी, कर लिया। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करोगे, तो आप सीधी सी बात है, अगर आपके पिस्टन में मतलब आपके सिरिंज में चौक भरा है तो आप उसे पुश करोगे ना तो बहुत मुश्किल से पुश होगा, है ना, होगा ना। अगर जिसमें वाटर है आपने उसको पुश किया तो वो थोड़ा सा कंप्रेस हो जाएगा, है ना, लेकिन जिसमें गैस थी वो सबसे ज्यादा कंप्रेस हो पाएगा, सबसे ज्यादा पुश हो पाएगा। ऐसा क्यों हुआ देखेंगे अभी, बट अभी इनका जवाब हम दे देते हैं। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, हमें पता चला कि सबसे ज्यादा पुशिंग जो हुई वो किसके अंदर हुई, वो गैसियस स्टेट में हुई, उससे कम किस में हुई, लिक्विड में हुई, और सबसे कम किस में हुई, सॉलिड में हुई। देन इन विच केस वाज द पिस्टन इजीली पुश्ड इन, ठीक है, तो किस पिस्टन में, मतलब कौन सा पिस्टन ऐसा था जो इजीली हमारा पुश हो गया, तो कौन सा था, गैस वाला था। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम दी ऑब्जर्वेशन, तो आपको ऑब्जर्वेशन से क्या सीख मिलती है, देखते हैं जी क्या सीख मिलती है। डन। वी हैव ऑब्जर्व दैट गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। ठीक है, हमें ये रियलाइज हुआ कि जो हमारी गैसेस हैं वो हाईली कंप्रेसिबल हैं, उसको हम सबसे ज्यादा पुश कर पाए थे, इतने अच्छे से तो हम लिक्विड को भी पुश नहीं कर पाए, और सॉलिड को तो बहुत 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 ज्यादा हमने मेहनत करी पर तब भी उसे हम इतना पुश नहीं कर पाए एज कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। तो सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में जब हम बात करते हैं गैसेस की, तो गैसेस जो हैं वो सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल होती हैं एंड आर हाईली कंप्रेसिबल इन नेचर। द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसको हम बोलते हैं एलपीजी सिलेंडर दैट वी गेट इन आवर होम्स फॉर कुकिंग, और द ऑक्सीजन सप्लाई टू हॉस्पिटल्स एंड सिलेंडर इज कंप्रेस्ड गैस। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं, कह रहे हैं आपको पता है जो आप घर में, जो आपका चूल्हा जलता है, आपका जो घर में स्टोव है वो जलता है, वो क्यों जल पाता है, क्योंकि आप उसमें गैस का यूज करते हो। अच्छा, तो आप घर में कौन सी गैस का यूज करते हो, आप एलपीजी सिलेंडर का यूज करते हो, मतलब उसके अंदर एलपीजी गैस है। एलपीजी क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो आप जो है
वो गैस का यूज करते हैं, तभी जो है आप जो है अपनी कुकिंग कर पाते हैं, तभी जो है हीट एनर्जी रिलीज होती है। जी हाँ, हमें ये तो पता है। बट इन्होंने बोला कि आप ऑक्सीजन सिलेंडर का भी अगर यूज करते हैं ना, तो वो भी हाईली कंप्रेस्ड होता है। अब ऑक्सीजन सिलेंडर अभी तक तो किसी को इतना नॉलेज नहीं थी, बट जब हमने कोरोना को देखा तो हमें पता चला कि ऑक्सीजन की कमी हो गई है, ऑक्सीजन सिलेंडर हर जगह यही चल रहा था ना। तो ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर थे, ये भी कंप्रेस किए गए थे, इसके अंदर जो गैस थी ऑक्सीजन, वो भी कंप्रेस करके डाली हुई थी। अब देखो ऑक्सीजन सिलेंडर है, वो कितना टाइम चलता है, वो कितनी ज्यादा ऑक्सीजन दे पाता है। हम अपने घर में गैस लेकर आते हैं, सिलेंडर लेकर आते हैं एलपीजी का। अब वो सिलेंडर जो है वो 16 किलो का या जितने भी किलो का होता है, ठीक है। तो वो कितना चल जाता है, कितना चल जाता है, 1 महीना 2 महीना चल जाता है आराम से। भाई इतना सा सिलेंडर है, इतना होगा, कितना होगा, इतना होगा, इतना सा सिलेंडर है और 1-2 महीने हम उसको यूज कर पा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो दिखने में ही बस इतना है, उसके अंदर सामान बहुत ज्यादा है। और उसके अंदर सामान क्या था, उसके अंदर तो गैस थी। तो मतलब जो हमारा सिलेंडर है उसमें बहुत ज्यादा गैस है। इतना सा सिलेंडर और गैस इतनी ज्यादा है, ऐसा कैसे हो सकता है, पढ़ते हैं चलो। compressed natural gas CNG is used as fuel these days in vehicles। अच्छा, हम CNG का भी यूज करते हैं, compressed natural gas का कहाँ पर यूज करते हैं, व्हीकल्स में यूज करते हैं। CNG वाली कार लेते हैं हम, है ना। ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी, इसकी हाई कंप्रेसिबिलिटी होने के लिए लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू अ स्मॉल सिलेंडर। यहाँ पर अब मैंने बात की थी, मैंने कहा इतना सा सिलेंडर है, गैस इतनी ज्यादा है, तो ये कैसे हो गया। ये ऐसे इसलिए हो गया क्योंकि जो गैस थी वो हमने देखा कि वो कंप्रेस हो जाती है, और अगर वो कंप्रेस हो जाती है उसको हम पिचका सकते हैं, तो क्या होगा, उसको हम छोटी सी चीज में भर भी तो सकते हैं। तो छोटे से सिलेंडर में इतनी सारी गैस इसलिए आ पाई क्योंकि जो गैस के पार्टिकल्स थे वो क्या हुए, वो हाईली कंप्रेस किए गए। हाईली कंप्रेस हुए तो वो छोटे से सिलेंडर के अंदर भर गई, ठीक है। डन। एंड ट्रांसपोर्टेड इजीली। अच्छा, इसका एक और फंक्शन क्या है, एक और यूज क्या है, क्योंकि ये छोटा सा सिलेंडर है और इसमें इतनी ज्यादा गैस है, इतना ज्यादा हम इससे खाना बना सकते हैं, या इतनी सी गैस, इतना सा सिलेंडर है, इतनी ज्यादा गैस है, इससे हम इतनी दूर तक गाड़ी लेके जा सकते हैं। तो क्या हो जाता है, हमारे लिए इजी टू ट्रांसपोर्ट भी हो जाता है। अब क्या हो रहा है, आपके घर पे सिलेंडर खत्म हो गया, तो अब आप इतना बड़ा कंटेनर लेकर आते, उससे अच्छा तो यही है ना कि आप सिलेंडर ले आए, है ना, और उसके अंदर इतनी ज्यादा गैस भी है, तो क्या हुआ, हम इजीली उसे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे नेबर के घर में सिलेंडर खत्म हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगी, अपना सिलेंडर उन्हें दे दूंगी, इजीली ट्रांसपोर्ट कर पाई। बट वो अगर इतना बड़ा होता, मेरे रूम के साइज जितना, तो क्या मैं उसे इजीली ट्रांसपोर्ट कर पाती, नहीं कर पाती। तो इसी गैस की कंप्रेसिबिलिटी की वजह से ये क्या हो गई, इजीली ट्रांसपोर्टेबल भी हो गई। इसको मैं इजीली एक जगह से दूसरी जगह भी लेके जा सकती हूँ, है ना। डन। we come to know what we come to know of what is being cooked in the kitchen without even entering there by the smell that reaches our nostrils। अच्छा जी, अब हमें ये तो पता चल गया, कंप्रेसिबिलिटी होती है, ट्रांसपोर्ट इजी हो जाता है, सब हो जाता है। बट आपने एक चीज देखी, अब आपके घर पे बन रहे राजमा चावल, ठीक है, कुकर में आ रही है सीटी। अब क्या होता है, आपको पूरे घर में खुशबू राजमा की, राजमा राजमा राजमा। आप क्या करोगे, आप ट्यूशन से पढ़ के आओगे ना, तो आप बोलोगे मम्मी राजमा बनाए हैं क्या आपने, बड़ी खुशबू आ रही है ना, बोलते हो, होता है ऐसा। तो ये कैसे हो गया, हमारे आसपास एयर है, हमारे आसपास गैस है, ठीक है, हमने मान लिया, लेकिन किचन में खाना बन रहा है, खुशबू मुझे मेरे रूम तक आ रही है या नीचे सीढ़ियों तक आ रही है, तो वो कैसे आ रही है, ये भी तो बहुत तगड़ी बात है। चलो देखते हैं, पढ़ते हैं क्या हुआ है। हाउ डज दिस स्मेल रीचेस अस, तो ये स्मेल हमारे पास कैसे आई। The particles of the aroma of the food mixed with the particles of air spread from the kitchen reaches us and even farther away. The smell of hot cooked food reaches us in seconds. Compare this with the rate of the diffusion of the solids and liquids. अच्छा, अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि आपके घर पे गरम गरम राजमा चावल बने हैं, राजमा चावल की पूरे घर में खुशबू आ रही है
है ना, राजमा की आ रही है खुशबू बेसिकली। ठीक है, तो ये खुशबू आप तक आई कैसे, आपके नॉस्ट्रिल्स तक कैसे आई? भाई मैम आपने तो पढ़ाया था पिछली वीडियो में, भूल गए क्या आप पार्ट 1 में? क्या पढ़ाया था मैंने? कुछ याद आया? आया? हाँ, क्या था? क्या था? पार्टिकल्स ऑफ मैटर स्पेशली गैसेस आर कंटिन्यूअसली मूविंग, है ना। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, लेकिन गैस के पार्टिकल तो कुछ ज्यादा ही जल्दी से घूम रहे होते हैं, कुछ ज्यादा ही मूव कर रहे होते हैं। तो इसीलिए जब मेरे घर पे गरम गरम खाना बना, तो मेरे गरम गरम खाने की खुशबू मेरी हवा के साथ घुल मिल गई, आराम से डिफ्यूज हो गई खुद ही खुद। जब वो आराम से डिफ्यूज हो गई तो क्या हुआ, वो हवा धीरे धीरे कंटिन्यूअस मोशन करते करते मेरे पास आई। हवा मेरे पास आई तो सीधा मेरी नोस्ट्रिल से अंदर चली गई। उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ, हाँ राजमा चावल बन रहे हैं, है ना। तो क्या हुआ, ये हवा कैसे मेरे खाने की खुशबू को मेरे पास लेकर आ गई, वो ऐसे ले आई क्योंकि जो खाने की खुशबू के पार्टिकल्स थे, ठीक है, वो पार्टिकल्स हमारी एयर के पार्टिकल्स के साथ आराम से डिफ्यूज हो गए, आराम से डिफ्यूज हो गए। तो धीरे धीरे, क्योंकि हवा जो है वो इजीली कंटिन्यूअसली मोशन कर रही है, उसके पार्टिकल्स मोशन कर रहे हैं, तो उसके पार्टिकल्स के मोशन की वजह से वो हवा मेरे तक आई, मेरे तक हवा आई तो मेरी नोस्ट्रिल तक गई, नोस्ट्रिल तक गई तो मेरे ब्रेन ने रियलाइज कर लिया कि भाई आज तो घर में राजमा चावल बने हैं। डन। तो हमें ये पता चल गया कि भाई यहाँ पे तो क्या हुआ, यहाँ पर हवा के पार्टिकल और राजमा के पार्टिकल, राजमा चावल की खुशबू के पार्टिकल्स जो हैं वो मिल गए, और वो देखो कितने इजीली मिल गए। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे डिफ्यूजन हुआ। डिफ्यूजन तो सॉलिड में भी हुआ था, डिफ्यूजन तो लिक्विड में भी हुआ था, डिफ्यूजन गैस में भी हो रहा है। तो मैम सबसे ज्यादा डिफ्यूजन किसमें? तुम ये बताओ, सबसे जल्दी आपकी कौन सी चीज मिक्स होती है, कौन सी चीज सबसे जल्दी मिक्स हो जाती है? गैसेस। गैसेस के अंदर सब कुछ जल्दी से मिक्स हो जाएगा। उससे कम किसके अंदर होगा डिफ्यूजन का रेट? मैम लिक्विड के अंदर। और सबसे कम किसके अंदर होगा? सॉलिड के अंदर। तो यहीं पे ये हमें बोल रहा है कि आप रेट ऑफ डिफ्यूजन को कंपेयर करो सॉलिड्स और लिक्विड से। तो सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में डिफ्यूजन का रेट सबसे ज्यादा होता है गैसेस के अंदर, ठीक है। तो गैसेस के अंदर कंप्रेसिबिलिटी भी ज्यादा है और डिफ्यूजन भी ज्यादा होती है। Due to high speed of particles and large spaces between them, the gases shows the property of diffusing very fast into another gases. अब इन्होंने बोला कि चलो भाई डिफ्यूजन भी हो गया, बट ये डिफ्यूजन इतनी जल्दी लिक्विड में या इतनी जल्दी गैसेस में या इतनी जल्दी सॉलिड में, इन सब में से सबसे ज्यादा गैसेस में हुआ जल्दी से, वो क्यों? अरे यार, डिफ्यूजन करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको पार्टिकल्स के बीच में स्पेस चाहिए। अब सॉलिड के पार्टिकल तो सारे ऐसे हैं, लिक्विड के थोड़े दूर हैं और गैसेस के इतने दूर हैं, तो क्या हो गया, स्पेसेस ज्यादा हो गए। स्पेसेस ज्यादा हो गए तो जल्दी से जो डिफ्यूज होने वाला पार्टिकल था वो जल्दी से उसके अंदर डिफ्यूज हो गया, जल्दी से स्पेसेस के अंदर घुस गया। जब स्पेसेस के अंदर जल्दी से घुस गया तो क्या हो गया, डिफ्यूजन ज्यादा हो गया। तो डिफ्यूजन सबसे ज्यादा किस में होगा? जिसके पार्टिकल्स के अंदर स्पेस ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा, अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे बहुत ही कम होगा, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम हुआ तो स्पेस ज्यादा हो गया, स्पेस ज्यादा हो गया तो डिफ्यूजन भी ज्यादा हो गया। डन। आगे बढ़े, या आगे बढ़े, क्लियर है आपको अच्छे से? चलो, डन 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 डन। ओके, इन गैसियस स्टेट द पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड। अब गैसेस में जो पार्टिकल्स हैं वो हाई स्पीड पे मूव कर पाते हैं। हाई स्पीड पे क्यों मूव कर रहे हैं? क्योंकि स्पेसेस इतने हैं, स्पेसेस इतने हैं तो कोई ऑब्स्टिकल ही नहीं है, कोई रुकावट ही नहीं बनता। जब कोई रुकावट ही नहीं बनेगा तो पार्टिकल क्या करेंगे, आराम से घूमर 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 रे, है ना। तो वो घूमर घूमर करते हैं, घूमर घूमर करते हैं मतलब कंटिन्यूअसली मूव करते हैं, कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। ओके, ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल्स हिट ईच अदर। अब इस रैंडम मूवमेंट की वजह से पार्टिकल्स जो हैं वो आपस में टकरा भी जाते हैं, है ना, टकरा जाते हैं। ओके, एंड ऑल्सो दी वॉल्स ऑफ द कंटेनर। अब जब वो आपस में टकराएंगे तो वॉल्स ऑफ द कंटेनर को भी टकराएंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरा रूम है, मेरे रूम में सारी हवा है। अब क्या होगा, ये जो हवा है
ये क्या हो रही है, ये मेरे से भी टकरा रही है, ये अपने पार्टिकल्स के साथ भी टकरा रही है, लेकिन ये मेरी रूम की वॉल्स के साथ भी तो टकराएगा। कैसे पता चलता है? अच्छा रुको, आपके रूम में परफ्यूम छिड़क दिया आपने, ठीक है, अब आपके रूम में हो गई खुशबू खुशबू, हो गई। अब जब आपके रूम में खुशबू ही खुशबू हो गई, तो आपने क्या करा हुआ था, सब कुछ बंद था, खिड़कियां दरवाजे सब बंद था। जैसे ही आपने एक चीज खोल दी, आपने एक खिड़की खोल दी, अब क्या होगा, आपका दूसरा रूम जो है उसमें भी खुशबू आने लग जाएगी। इसका मतलब ये था कि ये जो मेरे परफ्यूम वाले पार्टिकल्स मिले हुए थे मेरे एयर वाले पार्टिकल्स के साथ, ये जोर लगा रहे थे वॉल पे कि भैया मुझे रास्ता दो, मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है, ऐसे कर रहे थे। बट रास्ता ही नहीं मिल रहा था, और जैसे ही उन्हें थोड़ा सा रास्ता मिला तो वो फटाफट भाग गए। इसका मतलब ये था कि जब वो कर रहे थे मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है, तो वो फोर्स लगा रहे थे वॉल पर कंटेनर की। यहाँ कंटेनर कौन था, मेरा रूम था, है ना। तो मुझे ये पता चल गया कि गैसेस जो है, एक तो उसके पार्टिकल्स जल्दी मूव करते हैं, जल्दी मूव करने के चक्कर में आपस में तो टकराते ही टकराते हैं, साथ ही साथ वॉल्स के साथ भी टकराते हैं, ठीक है। और जहां पर उन्हें स्पेस मिल जाता है तो वो शू करके फुर हो जाते हैं। ओके, the pressure exerted by the gases because of this force exerted by the gas particles per unit area on the walls of the container। तो यहाँ पर यही बोला कि गैसेस जो हैं वो वॉल्स ऑफ द कंटेनर की एरिया पर क्या करती हैं, फोर्स लगाती हैं। तो जी हाँ, मेरे जो परफ्यूम वाला एयर मिक्स हुआ पड़ा था, मतलब एयर के अंदर जो परफ्यूम के पार्टिकल्स मिक्स हुए पड़े थे, वो फोर्स लगा रहे थे मेरे रूम के वॉल्स पर, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हुआ, प्रेशर बना, प्रेशर बना तो क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, वो वॉल्स ऑफ कंटेनर को हिट करने लग गए। डन। तो हमने देखा सॉलिड के पार्टिकल्स कैसे होते हैं, छोटे 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 और टाइटली पैक्ड, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, स्पेसेस कम, डिफ्यूजन का रेट कम। लिक्विड थोड़े थोड़े दूर पार्टिकल्स, थोड़े थोड़े दूर पार्टिकल्स, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक तो स्पेसेस इंटरमीडिएट, है ना। तो डिफ्यूजन भी इंटरमीडिएट बट बेटर देन सॉलिड्स। गैस दूर 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 दूर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम, स्पेसेस बहुत ज्यादा, डिफ्यूजन बहुत ज्यादा। क्लियर? आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। डन। अच्छा, अब हमारे पास आए हैं कुछ क्वेश्चंस, लेकिन उससे पहले करते हैं हम एक वाटर ब्रेक ऑफ 5 सेकेंड्स। डन। तो आप भी अपना पानी पीजिए और अपने आप को हाइड्रेट रखिए। चलिए, हो गया हाइड्रेशन डन, पानी वानी पीना है तो और पी लो, है ना। तब हम आगे क्वेश्चंस को करते हैं। चलिए जी, मास पर यूनिट एरिया, सॉरी, फर्स्ट क्वेश्चन इज द मास पर यूनिट एरिया पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। तो हमें इन्होंने बोला कि डेंसिटी जो होती है वो मास बाय वॉल्यूम होती है। अच्छा जी, हम सबको पता है डेंसिटी क्या है, डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम। अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। अब इंक्रीजिंग डेंसिटी मतलब पहले डेंसिटी कम, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा। मतलब ये क्या बोल रहा है हमें, डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर। हम असेंडिंग ऑर्डर बोल रहे हैं, तो छोटा फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो ठीक है भाई, असेंडिंग ऑर्डर में कर देते हैं। ओके, एयर एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज हॉट, सॉरी, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन एंड आयरन। तो भाई एक चीज बताओ, किसके अंदर मास कौन सबसे ज्यादा भारी होगा और किसकी वॉल्यूम कम होगी। अब देखो नॉर्मली आप क्या देखो, ये जो डेंसिटी है ये क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम, है ना, मास अपॉन वॉल्यूम। इसका मतलब ये है कि डेंसिटी जो है वो मास के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगी, अगर मास बढ़ा तो डेंसिटी भी बढ़ेगी, और डेंसिटी जो है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर वॉल्यूम बढ़ा तो डेंसिटी कम हो जाएगी, तो डेंसिटी कम हो जाएगी। हाँ जी मैम, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, कोई डाउट नहीं है इसमें, डन।
इसने बोला कि इसको आप अरेंज करो इंक्रीजिंग डेंसिटी में, तो डेंसिटी किसकी सबसे ज्यादा होगी? आप नॉर्मल सी चीज रखो, जिसका मास ज्यादा उसकी डेंसिटी ज्यादा। अब एक चीज बताओ, एयर, चिमनी का एग्जॉस्ट, ठीक है, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, हनी, शहद, पानी, चौक, कॉटन और आयरन, इसमें से सबसे ज्यादा भारी क्या होगा? सबसे ज्यादा मास किसका होगा? मैम आयरन का होगा। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी है? आयरन की। अच्छा, उससे कम? तो आयरन की डेंसिटी सबसे ज्यादा है ना, आयरन की डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा है। तो पर हमें क्या करना था? हमें तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना था और इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? हम यहाँ लिखेंगे कि सबसे ज्यादा आयरन की। आयरन से कम किसकी डेंसिटी होगी? आयरन से कम चौक की हो जाएगी, तो हम लिख देते चौक, CHALK, चौक। डन। उसके बाद हमारा हो जाएगा हनी, है ना। तो आ जाएगा हमारा हनी। चलो, हमारा हनी कट गया, चौक कट गया और आयरन कट गया। अब हमारे पास है वाटर, तो भाई वाटर आ जाएगा, वाटर आ जाएगा। वाटर के बाद वाटर से भी हल्का क्या होता है? कॉटन होता है ना, तो कॉटन आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा? जो भी एग्जॉस्ट आया हमारे पास, एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, और सबसे हल्का कौन? एयर। तो सबसे ज्यादा जो है एयर हल्का है, तो उसकी डेंसिटी सबसे कम है। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी? आयरन की। सबसे कम डेंसिटी किसकी? एयर की। और बीच में उसे कैसे अरेंज करना है वो आप देख लीजिए और आंसर उसका लिख लीजिए। डन, देख लिया? क्लियर करें? डन। क्वेश्चन नंबर 2 इज tabulate the differences in the characteristics of states of matter, comment upon the following। ठीक है, तो आपने क्या करना है? डिफरेंसेस लिखना है कैरेक्टरिस्टिक्स के, किसके? मैटर के, स्टेट के। किस चीज पर? रिजिडिटी पे। तो सबसे ज्यादा रिजिड, सबसे ज्यादा सख्त कौन? सॉलिड। उससे कम कौन? लिक्विड। और सबसे कम कौन? या बिल्कुल भी रिजिड नहीं, कौन? कौन कौन? गैस। हो गया भाई हमारा रिजिडिटी। चलो, कंप्रेसिबिलिटी, सबसे ज्यादा मैं किसको दबा सकती हूँ? एयर को, मतलब गैस को। उससे कम किसको? लिक्विड को। सबसे कम किसको? सॉलिड को। देन कंप्रेसिबिलिटी भी हो गया। फ्लूइडिटी, कौन आराम से क्या कर लेगा? फ्लो कर लेगा। तो सबसे ज्यादा कौन फ्लो कर पाएगा? गैस, है ना। तो सबसे ज्यादा फ्लूइडिटी गैस में, उससे कम लिक्विड में, सबसे कम या नेग्लिजिबल या बिल्कुल भी नहीं किसके अंदर? सॉलिड में। डन। फिलिंग अ गैस कंटेनर, कौन जो है गैस कंटेनर को, हाँ, फिलिंग अ गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी। ठीक है, तो गैस कंटेनर को कौन भरेगा? गैस कंटेनर को कौन भरेगा? गैस ही भरेगी, है ना। ठीक है, फिर लिक्विड और उसके बाद सॉलिड। शेप, शेप किसकी सबसे ज्यादा? सॉलिड की। उससे कम? उससे कम लिक्विड की। सबसे कम मतलब बिल्कुल भी नहीं किसकी? गैस की। ठीक है, क्यों? क्योंकि सॉलिड के पास जो है वो फिक्स शेप है, लिक्विड के पास फिक्स शेप नहीं है, वो अपने वॉल्स ऑफ कंटेनर की शेप ले लेता है, और गैसेस के पास तो बिल्कुल भी शेप नहीं होती। काइनेटिक एनर्जी किसमें? काइनेटिक एनर्जी किसके पार्टिकल में ज्यादा होगी? सबसे ज्यादा घूमर घूमर किसके पार्टिकल करते हैं? गैस के। उसके उससे कम लिक्विड के। सबसे कम, सबसे कम सॉलिड के। डन। डेंसिटी, डेंसिटी किसकी सबसे ज्यादा? किसका मास ज्यादा? किसका मास ज्यादा? सॉलिड का। उससे कम लिक्विड का। सबसे कम गैस का। डन, हो गया। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा इजीली। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप सभी। डन है? डन। क्वेश्चन नंबर 3, गिव रीजंस। A gas fills completely the vessel in which it is kept। ये बोल रहा है कि जो गैस है वो completely fill कर देती है एक वेसल को जिसके अंदर वो भरा हुआ होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो एक तो क्या हो रहे हैं? कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, और वो जो है वो मतलब उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होने की वजह से
उनके अंदर स्पेसेस बहुत ज्यादा हैं, और स्पेसेस बहुत ज्यादा है तो क्या करेगा, वो सारे स्पेस को घेर लेगा, सारे स्पेस को घेर लेगा, इसीलिए जो गैस है वो पूरे वेसल को कंप्लीटली फिल कर देता है। डन। सेकेंड पार्ट, अ गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। गैस जो है वो वॉल्स ऑफ कंटेनर पर प्रेशर क्यों डालता है? वो इसलिए डालता है क्योंकि उसके अंदर क्या है, फिक्स्ड, उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो वो स्पेस उसमें ज्यादा है, स्पेस उसमें ज्यादा होने की वजह से उसमें कंटिन्यूअस मोशन ऊपर है, कंटिन्यूअस मोशन ज्यादा होने की वजह से उसमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो वो उसके पार्टिकल्स जो हैं वो आपस में भी हिट करते हैं और वॉल्स ऑफ द कंटेनर पर भी हिट करते हैं, इसीलिए यहाँ पर ये चीज हो जाती है। थर्ड, अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। वुडन टेबल को सॉलिड क्यों कहा जाना चाहिए? सॉलिड इसलिए कहना चाहिए क्योंकि वो रिजिड है ना, वो हार्ड है, उसमें कंप्रेसिबिलिटी नहीं है या बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, ठीक है, और उसकी जो पार्टिकल्स हैं उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है और स्पेसेस बहुत कम है, तो इसीलिए वुडन टेबल को हम सॉलिड बोलते हैं। डन। डी पार्ट, वी कैन इजीली मूव आवर हैंड इन एयर। हम एयर में अपना हाथ जो है वो इजीली मूव कर पाते हैं। बट टू डू द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। तो ऐसा क्यों? अब मेरे को वुड के अंदर अपना हाथ को ऐसे हिलाना है तो मैं नहीं हिला सकती, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कराटे एक्सपर्ट को बुलाना पड़ेगा, वही उसको तोड़ सकता है, उसके अंदर से अपने हाथ को निकाल सकता है। तो भाई देखो, क्या वही सबके अंदर वही आंसर आना है? भाई एयर के जो पार्टिकल्स हैं उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है जिसकी वजह से उनके अंदर स्पेसेस ज्यादा है, स्पेसेस ज्यादा है तो हम इजीली अपने हाथ को मूव कर लेते हैं, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड क्योंकि वुड है, वुड जो है वो सॉलिड है, सॉलिड है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से स्पेसेस बहुत कम है, और स्पेसेस बहुत कम है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, मतलब पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत टाइटली पैक्ड हैं, और टाइटली पैक्ड है इसलिए हमें उनपे फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। अब गैस था तो हमें एक्सटर्नल फोर्स इतना नहीं लगाना पड़ा क्योंकि स्पेस था तो आराम से हम मूव कर पा रहे थे, बट क्योंकि कोई चीज सॉलिड है और बहुत ही ज्यादा रिजिड है तो उसके अंदर तो स्पेस ही नहीं है, अब स्पेस ही नहीं है तो हमें उसको तोड़ने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, अब हमें ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स लगाना है तो हमें कराटे एक्सपर्ट को तो बुलाना ही पड़ेगा, एज सिंपल एज दैट। डन। क्वेश्चन नंबर 4, लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड्स। लिक्विड के पास लोअर डेंसिटी है, डेंसिटी क्या था, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि लिक्विड के पास डेंसिटी कम होती है एज कंपेयर टू सॉलिड्स। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, फैक्ट है, सॉलिड जो है उसके पास मास भी ज्यादा है और उसकी वॉल्यूम भी कम है, लेकिन लिक्विड के पास मास कम है लेकिन वॉल्यूम ज्यादा है। हाँ तो आप तो सही बोल रहे हो कि डेंसिटी जो है वो सॉलिड की ज्यादा है और लिक्विड की कम है। बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, फाइंड आउट व्हाई। भाई क्वेश्चन देख रहे हो, जबरदस्त है नहीं? आइस जो है वो भी वाटर से बनी है बट वो सॉलिड है। हाँ आइस तो सॉलिड है मैम, मैम आपने बोला आइस सॉलिड है, आइस अगर सॉलिड है तो उसकी डेंसिटी पानी से तो ज्यादा होनी चाहिए, और अगर उसकी डेंसिटी पानी से ज्यादा होनी चाहिए तो वो तो पानी के नीचे डूब जाना चाहिए, है ना, पानी के ऊपर फ्लोट नहीं करना चाहिए, तैरना नहीं चाहिए। बट रियल लाइफ में तो हम देखते हैं कि बजाय आइस सॉलिड होने के वो जो है वो पानी के ऊपर तैर रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आइस में एक खासियत है, आइस में खासियत ये है कि आइस के जो पार्टिकल्स हैं, मतलब जो आइस का स्ट्रक्चर है ना वो केज लाइक है, ठीक है, तो आइस का जो स्ट्रक्चर है वो यूनिक है, वो केज लाइक स्ट्रक्चर है, और केज लाइक स्ट्रक्चर होने की वजह से उसके अंदर स्पेसेस ज्यादा है, ठीक है, उसके अंदर स्पेसेस ज्यादा है जिसकी वजह से जो है उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, स्पेसेस ज्यादा है तो डेंसिटी उसकी कम हो जाती है और इसी वजह से पानी के ऊपर फ्लोट करता है और डूबता नहीं है। क्लियर? तो आप सबको अच्छे से समझ आया? कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, जल्दी से आप मुझे बता देना और मैं आपका रिप्लाई कर दूंगी और आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की पूरी तरह कोशिश करूंगी और पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आप सभी का रिप्लाई कर पाऊँ, ठीक है। और अगर आपका
क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा जबरदस्त हुआ, दमदार हुआ, या फिर अगर आपने कमेंट किया कि मैम इस चैप्टर पे वीडियो बना दो, तो आपको पता है आपके कहने पर ना मैं उस पर वीडियो एक्सप्लेनेशन भी लाता हूँ। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता देना कि किसको वीडियो एक्सप्लेनेशन चाहिए, किस चैप्टर की चाहिए, चाहे वो मैथ, साइंस या इंग्लिश किसी भी सब्जेक्ट का हो। ओके, देन आगे बढ़े। अभी आप मुझे बताइए कि आपको कोई डाउट है या नहीं, जल्दी से बता दीजिए। आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग, जल्दी से बताइए कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो। ओके, तो सबको क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। बट अगर आपको डाउट हो तो आपने क्या करना है, कमेंट सेक्शन में बता देना है। पार्ट 1 नहीं देखा तो देख लेना, पार्ट 3 भी आएगा इसका, तो वो भी देख लेना, अच्छे से चैप्टर क्लियर हो जाएगा। और हमने देखा यहाँ पे कि हमने कैसे पढ़ा एनसीईआरटी को, लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड, विद एक्टिविटी, वो भी पढ़कर, है ना। तो बहुत अच्छे से हमने एनसीईआरटी को पढ़ा है। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि इस चैनल पे ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोज आने वाली हैं। ओके, सो 1.4 says, can matter change its shape, सॉरी स्टेट? क्या मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर लेगा? मतलब क्या सॉलिड लिक्विड में बदल सकता है? क्या लिक्विड गैस में बदल सकती है? क्या गैस सॉलिड में बदल सकता है? या क्या सॉलिड गैस में बदल सकता है? अरे भाई 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 रुको मैम, रुको, क्या बोल रहे हो? हाँ, क्या बोल रही हो, समझो अभी। We all know from our observation that water can exist in 3 states of matter, solid, liquid and gas. ठीक है, जैसे कि सॉलिड में आइस के फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में वाटर, है ना, और गैस की फॉर्म में वाटर वेपर। डन, हमें पता है। तो जो पानी था उसने तीन स्टेट्स रखी, सॉलिड हुआ वो कैसे, आइस बनकर, लिक्विड हुआ कैसे, वो वाटर बनकर, और गैसियस हुआ वो या गैस हुआ वो वाटर वेपर बनकर। हाँ, बट ये क्या हो गया, पानी तो एक था, उसने तीनों स्टेट्स ले ली, सॉलिड भी, लिक्विड भी, गैस भी, ये कैसे हो सकता है? देखते हैं। What happens inside the matter during this change of state? What happens to the particles of the matter during the change of state? तो इन्होंने बोला कि मैटर के अंदर ऐसा क्या होता है कि वो अपनी स्टेट को चेंज कर लेता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, है ना, गैस से सॉलिड, सॉलिड से गैस, या फिर ये जो मैटर के पार्टिकल्स हैं जब ये स्टेट कर रहे होते हैं अपनी चेंज, तो इसके अंदर क्या हरकत होती है? पार्टिकल्स में भी कुछ होता है क्या? पार्टिकल्स को भी किसी चीज से गुजरना पड़ता है क्या? उनके साथ भी कुछ होता है क्या? देखते हैं। हाउ डज दिस चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस? ये चेंज ऑफ स्टेट हुई क्यों? ये आइस ही क्यों नहीं रही, पानी पानी ही क्यों नहीं रहा, वेपर क्यों बन गया, सॉलिड क्यों बन गया, आइस क्यों बन गया, ऐसा क्यों हुआ? इसने अपनी स्टेट को चेंज क्यों करा भाई? We need answers to these questions, isn't it? तो क्या हमें इन सब के आंसर नहीं चाहिए? हमें भी तो जानना चाहिए ना, अगर हम सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात कर रहे हैं तो हमें पता तो होना चाहिए कि भाई ये ऐसा हुआ क्या, क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो गया, मजाक चल रहा है यहाँ पे, है ना। तो देखते हैं ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, सब जानते हैं। बट उससे पहले हम करेंगे एक्टिविटी, जिसकी वजह से हमें इजीली और अच्छे से समझ आ जाएगा। सो 1.4.1 says effect of change of temperature. तो अगर आप टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो पार्टिकल्स पर क्या असर पड़ता है जिसकी वजह से अपना स्टेट चेंज कर लेते हैं? जैसे अगर मैं चीनी को गर्म पानी में डाल दूं तो वो जल्दी से क्या हो जाएगी, लिक्विड बन जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी पानी के अंदर। कैसे हो रहा है भाई? या फिर पानी को मैं उबाल दूं तो जो पानी था लिक्विड स्टेट से सीधा वेपर की फॉर्म में चला जाएगा ऊपर। क्या हो रहा है टेम्परेचर की वजह से? या फिर आइस को मैं गर्मी में रख दूं तो खुद ही पिघल रही है। क्या हो रहा है भाई, टेम्परेचर चेंज कर रही हूँ और स्टेट चेंज हो रही है, क्या है ये? देखते हैं एक्टिविटी के थ्रू। सो आवर एक्टिविटी 1.12 says टेक अबाउट 150 grams ऑफ आइस। आपने आइस लेनी है, आपने भाई ले ली अपनी आइस, बर्फ, in a beaker and suspend a laboratory thermometer so that its bulb is in contact with the ice as in figure 1.6. तो आपने क्या करा, आपने लिया इस तरह का एक सेटअप, ठीक है। अब अगर आपके पास ये सेटअप नहीं है तो आप क्या करोगे, घर पे गैस है, घर पे पैन है, घर पे आइस है नहीं है, है ना।
ठीक है, बस एक थर्मोमीटर ले लेना अगर नहीं है तो। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने बर्नर को ऑन करा, आपने एक बीकर में या फिर अपने घर के पैन के अंदर आपने आइस डाल दी। ठीक है, आपने हिलाने के लिए कुछ चम्मच भी ले लिया, इन्होंने क्या लिया है, ग्लास रॉड लिया है, ठीक है, जिससे वो स्टिर कर पाए, हिला सके। उसके बाद इन्होंने एक थर्मोमीटर लिया है, जिसकी वजह से वो टेम्परेचर चेक कर सके। अच्छा, आइस का टेम्परेचर क्या होगा, क्या होता है, क्या होता है, बता दो बता दो बता दो कमेंट सेक्शन में। चलो, आपने ये कर लिया। अब आपने क्या करा, आपने जो बीकर लिया था उसके अंदर आइस रखी, जब आपने उसको हीट देना स्टार्ट करा तो आइस जो है वो मेल्ट होने लग गई। जब वो आइस मेल्ट होगी तो वो 0 डिग्रीज पे ही मेल्ट होती है और 0 डिग्रीज पे ही वो आइस का फॉर्मेशन होता है। ये तो हम सबको पता है। जी मैम पता है। तो मैम आप क्या कहना चाहते हो, अरे भाई देख तो लो क्या कहना चाहते हो। स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन अ लो फ्लेम। तो आपने बीकर को हीट करा एक धीमी आंच पर। नोट द टेम्परेचर, आपने टेम्परेचर को वो नाप लिया या माप लिया व्हेन द आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग। जब आइस जो है वो मेल्ट होने लग गई तो कहाँ पे, कितने टेम्परेचर पे मेल्ट होने लग जाएगी, 0 डिग्री सेल्सियस पे। नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैज कन्वर्टेड इनटू वाटर। अब जब सारी आइस जो है वो वाटर बन गई तो आपने क्या करना है, आपने अब भी टेम्परेचर को चेक करना है कि ये टेम्परेचर कितना आया था। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट। तो आपने देखना है कि जब सॉलिड था तो उस टाइम पे टेम्परेचर कितना था, लिक्विड हो गया उस टाइम पे टेम्परेचर कितना था, और क्या टेम्परेचर के अंदर चेंजेस आए। नाउ पुट अ ग्लास रॉड इन द बीकर एंड हीट व्हाइल स्टिरिंग टिल द वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग। अब आपने क्या करा, जो आपका पानी बन गया आइस, अब आपने क्या करा, आपने उसको और थोड़ी देर तक गैस पर रखे रखा। गैस पे रखे रखा मतलब उसमें हीट जाती रही जाती रही जाती रही। ज्यादा हीट जाने की वजह से पानी बहुत गर्म हो गया, बहुत गर्म होने की वजह से वो उबलने लग गया, बॉइलिंग होने लग गई। बॉइलिंग होने लग गई तो क्या होगा, पानी क्या होगा, ऊपर उड़ने लग जाएगा, वाटर वेपर्स बनने लग जाएंगे, है ना। कीप अ केयरफुल आई ऑन दी थर्मोमीटर रीडिंग। अब भी आपने क्या करना है, थर्मोमीटर की रीडिंग को देखना है। अब आप देखोगे कि वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होने लग जाएगा। टिल मोस्ट ऑफ द वाटर हैज वेपराइज्ड। और आपने देखते रहना है उस टेम्परेचर को कि वो टेम्परेचर कितना है, चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, जब तक वाटर जो है आपका वो वेपराइज हो रहा था ज्यादा से ज्यादा। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर द कन्वर्जन ऑफ वाटर इन लिक्विड स्टेट टू द गैसियस स्टेट। और आपने ये भी रिकॉर्ड करना है कि लिक्विड स्टेट में लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में जाने पर टेम्परेचर पर क्या असर पड़ा। चलो जी देख लेते हैं इसके ऑब्जर्वेशन। ओके, सो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेस। आपने क्या करा, आपने बर्फ थी, बर्फ को आपने नीचे से हीट दी। अब क्या हुआ, जो बर्फ के पार्टिकल्स थे क्योंकि वो सॉलिड थे तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा था, बट क्योंकि नीचे से हीट मिल रही है तो ये जो है इसके पार्टिकल सॉलिड के, ये क्या करने लग जाएंगे, ये आपस में वाइब्रेट करने लग जाएंगे, आगे पीछे ऊपर नीचे ऐसे करने लग जाएंगे। हाँ, अब पार्टिकल्स ऐसे करने लग जाएंगे तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा मैम, देखते हैं आगे। Due to the increase in kinetic energy, the particles start vibrating with greater speed. अब जैसे जैसे हीट मिलती रहेगी, काइनेटिक एनर्जी मिलती रहेगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती रहेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ती रहेगी तो वाइब्रेशन ज्यादा होगी। Then the energy supplied by heat overcomes the force of attraction between the particles. अब ये जो एनर्जी मिली, मतलब जो हीट एनर्जी मिली, इसकी वजह से जो पार्टिकल पहले फिक्स्ड थे वो क्या हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अब वाइब्रेशन हो रहा है पार्टिकल के अंदर, तो अब क्या होगा, वाइब्रेशन की वजह से ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये कम हो जाएगा, है ना। तो पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स्ड पोजीशन, इसी की वजह से जो पार्टिकल्स पहले फिक्स्ड पोजीशन पे थे अब वो क्या हो जाएंगे, वो दूर भागने लगेंगे एंड स्टार्ट्स मूविंग फ्रीली। और उसके बाद वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी मूव करने लग जाएगा। डन, अ स्टेज इज रीच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स। ठीक है, अब क्या होगा, एक ऐसी स्टेज आएगी कि सारा जो सॉलिड था वो मेल्ट हो गया एंड इज कन्वर्टेड इनटू अ लिक्विड। इसके बाद ये सारा लिक्विड में चला गया, ट्रांसफर हो गया, इसकी स्टेट चेंज हो गई। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स, एक ऐसा कम से कम टेम्परेचर जिसमें जो सॉलिड है वो मेल्ट हो जाए और वो बन जाए एक लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर
बिल्कुल सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो उसे हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। मैम आप पढ़े जा रहे हो, समझ तो आ नहीं रहा, क्या करें, समझा दिया जाए? चलो जी समझा देते हैं, बड़े ध्यान से देखेंगे। अच्छा, मैंने क्या करा, मैंने लिया आइस को। जब मैंने अपनी एक आइस को लिया तो मैं ना उसको हीट देने लग गई, ठीक है। अब क्योंकि आइस जो थी वो सॉलिड थी, तो सॉलिड की हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि इसके बीच में स्पेसेस बहुत कम होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके बीच के जो पार्टिकल्स हैं उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से स्पेसेस कम होते हैं और इसीलिए सारा सॉलिड खुद ही चिपका रहता है। बट क्या हो कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही हम वीक कर दें, अगर हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक कर दिया तो हमारे पास स्पेसेस ज्यादा हो जाएंगे, और अगर हमारे पास स्पेसेस ज्यादा हो गए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, तो क्या वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा? हाँ मैम, हो तो सकता है। तो वही हम यही कर रहे हैं, बट कैसे? हमने बोला कि मेरे पास जो आइस थी, मैंने उसको क्या करा, मैंने उसको हीट करने के लिए रख दिया एक पैन के अंदर, जिसके अंदर मैं चाय बनाती हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ, जब उसको हीट एनर्जी मिलने लगी तो वो जो है वो सॉलिड, धीरे धीरे मैं उसे देख रही हूँ आइस को कि वो मेल्ट हो रहा है। बट इसके पीछे का रीजन ये था कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स थे वो आपस में बहुत ज्यादा जुड़े हुए थे। जब उनको हीट मिली, मतलब उनको एनर्जी मिली। क्यों? क्योंकि हीट इज अ एनर्जी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब ये जो हीट है ये तो हीट एनर्जी थी। अब ये एनर्जी अगर सॉलिड आइस के पास जा रही है तो अब आइस के पास क्या आ गई, एनर्जी आ गई। अब जब आइस के पास एनर्जी आ गई, मतलब आइस के पार्टिकल्स के पास एनर्जी आ गई, और अगर पार्टिकल्स के पास एनर्जी आ गई तो वो तो क्या करेंगे, हिलने लग जाएंगे। तो भाई वो तो हिलने लग गए। अब वो हिलने लग गए तो क्या हुआ, वाइब्रेशन होने लग गया सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच, मतलब आइस के पार्टिकल्स के अंदर वाइब्रेशन होने लग गया। और जब आइस के पार्टिकल्स के अंदर वाइब्रेशन होने लग गया और वो वाइब्रेशन बढ़ता गया, जैसे टेम्परेचर बढ़ता रहा, तो क्या होगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो धीरे 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 कम हो जाएगा। पहले क्या था, ऐसे था, बट वो वाइब्रेशन इतना हो रहा है कि अब पार्टिकल्स जो है वो धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। और जब पार्टिकल्स धीरे धीरे दूर हो रहे थे तो उसके बीच में स्पेसेस आ गए, उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, और ज्यादा स्पेसेस आने की वजह से, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, पार्टिकल्स के वाइब्रेशन की वजह से क्या हुआ, सॉलिड जो है वो कन्वर्ट हो गया लिक्विड के अंदर, है ना। अब आया समझ, हुआ क्या था, टेम्परेचर दिया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से पार्टिकल्स में वाइब्रेशन ज्यादा हो गई, तो जो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो कम हो गया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से स्पेसेस ज्यादा हो गए, स्पेसेस ज्यादा होने की वजह से सॉलिड जो है वो कन्वर्ट हो गया लिक्विड के अंदर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या ये आप सभी को अच्छे से समझ आया? आई होप समझ आ गया होगा। साथ ही साथ इन्होंने बताया कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। अब भाई मेल्टिंग पॉइंट, मेल्ट करना क्या है, किसी चीज को पिघला देना। पिघलाते किसे हैं, जो चीज सॉलिड होती है। तो अगर कोई चीज सॉलिड है उसको मैं पिघला दूं अपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ही, तो उसको हम मेल्टिंग पॉइंट बोल देते हैं। पर बात क्या है, एक मिनिमम टेम्परेचर, मतलब कम से कम टेम्परेचर जिसके ऊपर जो सॉलिड है वो मेल्ट होने लग जाएगा। एक कम से कम टेम्परेचर जिसपे सॉलिड जो है वो मेल्ट होने लग जाएगा, उसको हम बोल देते हैं मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो आइस का, वो मेल्टिंग पॉइंट है या फ्रीजिंग पॉइंट, दोनों आइस के 0 डिग्रीज है। अब क्या होगा, जैसे ही आइस का जैसे ही मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, 0 से 1 कर दिया, 1 से 2 कर दिया, तो अब क्या हो गया, टेम्परेचर ज्यादा हो गया, तो मेल्टिंग भी नॉर्मली होती रहेगी। लेकिन मुझे कम से कम टेम्परेचर बताना है जिस पे मेल्टिंग होने लग गई। तो कम से कम टेम्परेचर क्या था, 0 डिग्री था। अगर वो -1 डिग्री होता तो वो मेल्ट नहीं करता। तो सबसे कम टेम्परेचर क्या चाहिए था मुझे, 0 डिग्री से चाहिए था। तो जो 0 डिग्री है वो हो गया मेरा मेल्टिंग पॉइंट, किसका, वाटर का, ठीक है। तो एक ऐसा मिनिमम टेम्परेचर जिसकी वजह से सॉलिड जो है वो कन्वर्ट हो जाए लिक्विड में, और हम उस टाइम पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को चेंज ना करें, तो उस टेम्परेचर के पॉइंट को हम मेल्टिंग पॉइंट बोल देते हैं। तो एक बार दोबारा से इसकी डेफिनेशन देखेंगे। द मिनिमम टेम्परेचर, एक कम से कम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स, जिसके वजह से
जो सॉलिड है वो मेल्ट हो जाएगा और बन जाएगा लिक्विड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या आप सभी को ये अच्छे से क्लियर है? बताइए बताइए, क्या आप सबको ये अच्छे से क्लियर है? आगे बढ़े। डन। So, the melting point of a solid is an indication of the strength of the force of attraction between its particles. तो अब हमें पता चल जाता है कि मेल्टिंग पॉइंट क्या है सॉलिड का। मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड का ये है कि जितना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा उतना ज्यादा मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी या ज्यादा होगी? बताओ बताओ, कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है? तो बताओ, नहीं आएगा तो मैं कमेंट में ही आपको इसका रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है? तो एक चीज बताओ, अगर जैसे आपके पास कोई भी सॉलिड है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं कार्बन, तो कार्बन को मेल्ट करने के लिए 3500 डिग्री सेल्सियस तक जाना पड़ेगा, ठीक है? और पानी को आइस को मेल्ट करने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस पे जाना पड़ेगा। तो हमारे लिए इजी क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस पे जाना। तो हमें क्या पता चला कि कार्बन के पार्टिकल्स जो हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा था, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट भी उनका बहुत ज्यादा था। इन कंपैरिजन टू कार्बन, जो हमारी आइस है उसके जो पार्टिकल्स थे उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम था, इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम है। तो आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। डन। आगे बढ़े, चलिए। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.15 केल्विन, ठीक है? तो आइस का मेल्ट होने का टेम्परेचर जो है वो है 273.15 केल्विन, जिसको हम बेसिकली अप्रोक्सीमेट 273 केल्विन लेके चलते हैं, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में हम ज्यादातर सेल्सियस का यूज करते हैं। तो 273 डिग्री केल्विन इज इक्वल्स टू 0 डिग्री सेल्सियस। The process of melting, that is the change of solid state into the liquid state, is known as fusion. और इन्होंने बोला कि जो प्रोसेस है आपका मेल्टिंग का, मतलब जिसमें आप चेंज कर रहे हो सॉलिड को लिक्विड के अंदर, उसको हम फ्यूजन बोलते हैं। तो फ्यूजन क्या है? जब आप सॉलिड को चेंज कर रहे हो लिक्विड में, जब आप सॉलिड को चेंज कर रहे हो लिक्विड में तो उसे हम क्या बोलते हैं? फ्यूजन बोलते हैं। क्लियर है? क्लियर है। When a solid melts, its temperature remains the same. वो बोलता है कि जब सॉलिड मेल्ट होता है ना तो उसका टेम्परेचर सेम रहता है। मैंने आपको क्या बोला? अभी भी जो आइस है जब तक वो पूरी तरह मेल्ट नहीं हो जाएगी तो उस टाइम तक उसका टेम्परेचर 0 डिग्री ही रहेगा। अगर वो आधी मेल्ट हो गई और आधा सॉलिड है तो भी 0 डिग्री रहेगा। कब तक 0 डिग्री रहेगा? जब तक सारी आइस मेल्ट नहीं हो जाती। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला? यहाँ पर इन्होंने बोला कि जब सॉलिड आपका मेल्ट होता है तो इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, उसका टेम्परेचर सेम रहेगा। सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो? तो हीट एनर्जी कहाँ गई? मैम ये तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक चीज आ गई। आपने बोला कि भाई मैं बर्नर या फिर मैं अपने जो फ्लेम है उसको ऑन कर रही हूँ, मेरी हीट एनर्जी आ रही है, लेकिन जब तक पूरी आइस मेल्ट नहीं हो जाती तो टेम्परेचर 0 डिग्री रहा, बढ़ा ही नहीं। 1 2 3 4 5 6 10 ऐसे डिग्रीज पे वो गया ही नहीं। बट बर्निंग तो हो ही रही है, हीट तो मैं प्रोड्यूस ही कर रही हूँ, तो ये हीट जा कहाँ रही है? जब टेम्परेचर ही सेम है तो मैम मैं हीट कर रहा हूँ या हीट कर रही हूँ तो टेम्परेचर अलग क्यों नहीं हो रहा? वो सेम कैसे है? देखा एनसीईआरटी का कमाल, सोचने पे मजबूर कर दिया ना। अभी पहले हम पढ़ते हैं फिर उसको समझते हैं। Then you must have observed during the experiment of melting that the temperature of the system does not change after the melting point is reached. इसने बोला कि आप 0 डिग्री सेल्सियस पे तो पहुंच गए, लेकिन तब भी आपका जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं हुआ। कब तक? जब तक सारी आइस जो है वो मेल्ट नहीं हो गई। This happens even though we continue to heat the beaker, that is we continue to supply heat. ये तब भी होगा, आपका टेम्परेचर सेम रहेगा जब आप हीट दे रहे होगे तब भी। मतलब आप हीट दे जा रहे हो, लेकिन टेम्परेचर ही नहीं चेंज हो रहा
तो भाई हीट एनर्जी जा कहाँ रही है? ये क्या हवा में उड़ रही है क्या? क्या हो रहा है ये? देखते हैं। This heat gets used up in changing the state by overcoming the force of attraction between the particles. इसने बोला कि आपको पता है ये जो हीट है ये चेंज क्यों नहीं हो रही, मतलब जो टेम्परेचर है चेंज क्यों नहीं हो रहा, इवन दो वी आर प्रोवाइडिंग द सेम हीट एनर्जी, हम हीट दे रहे हैं तब भी टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। ये इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि अब ये जो हीट है ना ये टेम्परेचर चेंज करने की जगह अब कोई और काम कर रही है, और वो काम ये है कि ये जो सॉलिड के पार्टिकल्स है ना जिनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा था, ये हीट अब काम कर रही है उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हटाने में, कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दूर जा दूर जा दूर जा, हट जा, स्पेसेस आने दे, ओवरकम कर रही है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। ठीक है, तो ये हीट एनर्जी हवा में नहीं उड़ी, ये हीट एनर्जी एक अलग काम कर रही है। वो काम ये था कि जो सॉलिड था और उसके पार्टिकल बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड थे, बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, अब इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जिम्मा ले लिया हीट एनर्जी ने, और हीट एनर्जी कहती है अच्छा बेटा तू अपनी स्टेट नहीं चेंज करेगा, ज्यादा रिजिड बन रहा है, अभी बताती हूँ मेरे से मंगा। तो वो क्या करेगी, आ बेटे चल दूर जा चल दूर जा चल दूर जा, तो वो क्या कर रही है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने में, ओवरकम करने में, कि निकल चल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा अपने घर पे। ठीक है तो ये क्या कर रहा है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने के लिए ये जो हीट एनर्जी है ये अब काम कर रही है, इसी वजह से ये जो हीट है ये टेम्परेचर ना बढ़ाकर इस टाइम पे क्या काम कर रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर रही है, हटा रही है। As this heat energy is absorbed by the ice without showing any rise in the temperature, it is considered that it gets hidden into the contents of the beaker and is known as latent heat. अब ये जो हीट एनर्जी है जो हिडन हो गई, जो टेम्परेचर ही नहीं चेंज कर रही, और जो कंटेंट्स हैं कंटेनर के उसके अंदर घुसी पड़ी है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हटाने के लिए, इस एनर्जी को मैंने बोला भाई ये तो छुपी पड़ी एनर्जी है, ये तो छुपी हुई हीट है। अब इस छुपी हुई हीट का एक नाम रख दिया साइंस में, और वो नाम है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट तो एक ऐसी हीट एनर्जी जिसकी वजह से टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम करा जा रहा है या ओवरकम करा जा रहा है, और वो जो हीट एनर्जी है वो यूज हो रही है बीकर के सारे कंटेंट को तोड़ने में, उसको हम क्या बोलते हैं, हिडन हीट एनर्जी बोलते हैं, और उसी को हम सेम को क्या बोल देते हैं, लेटेंट हीट। क्या बोल देते हैं, लेटेंट हीट। डन। दिस वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन, यहाँ पर हमने क्या बोला, लेटेंट हीट। और लेटेंट क्यों बोला, क्योंकि लेटेंट का मतलब होता है हिडन, छुपी हुई है, छुपी हुई है, लेटेंट हीट। डन। The amount of heat energy that is required to change 1 kilogram of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion. इसने अब क्या बोला, लेटेंट हीट आपको पता चल गया, छुपी हुई हीट एनर्जी जो क्या कर रही है, काम कर रही है दूसरा, है ना। अब ये छुपी हुई लेटेंट हीट एनर्जी को ये क्या बोल रहा है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है। फ्यूजन क्या था, सॉलिड को कन्वर्ट करना लिक्विड में, सॉलिड लिक्विड से कन्वर्ट कब होता है, जब वो मेल्टिंग पॉइंट पे रीच कर जाता है। बट साइंटिफिकली इसकी जो है डेफिनेशन दे दी गई, उसमें ये बोलता है कि अगर आप 1 किलोग्राम सॉलिड को कन्वर्ट कर दोगे लिक्विड के अंदर, 1 किलोग्राम सॉलिड को अगर आप कन्वर्ट कर दोगे लिक्विड के अंदर, और आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को सेम रखोगे, तो जब उसका मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगा उस टाइम पे जो हीट एनर्जी होगी उसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोल देंगे। क्यों, क्योंकि फ्यूजन का मतलब ही होता है सॉलिड टू लिक्विड। फ्यूजन क्या था, सॉलिड से लिक्विड चेंज हो जाना। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड चेंज होना, वो कब होगा, मेल्टिंग पॉइंट पे होगा। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है, सॉलिड से लिक्विड चेंज हो जाना, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर को चेंज ना करना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को चेंज नहीं करना। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर हमने चेंज नहीं करा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहा सेम,
सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जब मेल्टिंग पॉइंट अचीव हो जाए, जब सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट हो जाए, तो उस टाइम पे जो हीट एनर्जी है जो हिडन हो जाती है उसको हम बोल देते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। उसको हम बोल देते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इज इट क्लियर? क्या ये आप सबको अच्छे से समझ आया? बताओ 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 बताओ, जल्दी बताओ यार। चलो, सो पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन हैव मोर एनर्जी एज कंपेयर टू द पार्टिकल्स इन आइस एट द सेम टेम्परेचर। अब इन्होंने बोला कि भाई तुम एक चीज बताओ, मैंने आइस रखी 0 डिग्री सेल्सियस पे और मेरा जो आइस मेल्ट हो गया, पानी बन गया है, वो भी 0 डिग्री सेल्सियस पे है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें हुई? आइस में जो 0 डिग्री सेल्सियस पे है, या पानी जो 0 डिग्री सेल्सियस पे है? अब भाई एक चीज बताओ, तुमने एनर्जी किसे दी थी? आइस को। आइस को एनर्जी दी तो आइस क्या बन गया? पानी। तो वो एनर्जी किसके पास गई? पानी के पास गई। अब जब वो एनर्जी पानी के पास गई तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें हुई? पानी में ही तो हुई, और किसमें हुई? है ना, पानी में ही तो हुई ना, किसमें हुई? बताओ बताओ बताओ, पानी में हुई या फिर आइस में हुई? मैम पानी में हुई, कैसी बातें कर रहे हो? आइस को एनर्जी दी तभी तो वो एनर्जी जो है कन्वर्ट कर दी, उसने अपना स्टेट कन्वर्ट कर दिया और वो पानी बन गया। तो अब पानी के पास ही एनर्जी रही ना, आइस तो खत्म। तो जब पानी के पास एनर्जी है तो आप कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो? अरे पूछ रही हूँ यार, ऐसे गुस्सा मत हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको यही देखना था, आपको बताना था कि किसके पास ज्यादा एनर्जी है, तो हमें पता चल गया किसके पास ज्यादा एनर्जी है, एंड दैट इज द वाटर विच इज एट 0 डिग्री सेल्सियस। डन? कोई डाउट है इसमें अभी तक? ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। When we supply heat energy to the water particles start moving even faster। ये बोलता है अगर आप वाटर को, अब आपने क्या करा, आपने मेल्ट कर दिया, अब आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाली बात हो गई खत्म। अब ये बोल रहा है पानी बन गया, अब पानी से बना दो गैस। अब पानी से आप गैस बना दोगे तो पानी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, अच्छा अगर आपने पानी को वेपर में कन्वर्ट किया तो उस टाइम पे पानी में उबाल आया होगा, बॉईल आया होगा। जब उसमें बॉईल आया तो उस टाइम पे वो 100 डिग्री सेल्सियस था। जब वो क्या हो रहा था, वेपराइजेशन हो रहा था, तो उस टाइम पे भी पानी जो था वो 100 डिग्री सेल्सियस था। पर हम तो बॉईल कर रहे थे, हम तो हीट एनर्जी दे रहे थे, अब वो हीट कहाँ गई? अरे भाई वो भी क्या कर रही थी? स्टेट चेंज करने में लगी हुई थी। स्टेट चेंज करने में लगी हुई थी और टेम्परेचर को कहा उसने कि भैया तू जा, भी बैठ जा, थोड़ी देर रुको, सबर करो जरा, है ना, रुको जरा, सबर करो। तो टेम्परेचर को तो उसने बोल दिया कि रिमेन सेम, रुको जरा, सबर करो। लेकिन वो काम क्या कर रही थी? लिक्विड से अब गैस में कन्वर्ट कर रही थी, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर रही थी, मतलब वो वेपर्स बनाने के काम आ रही थी। छुपी हुई हीट जो वेपर बनाने के काम आएगी उसको हम क्या बोल देंगे? छुपी हुई हीट, लेटेंट हीट ऑफ वेपर बनाने के काम आ रही थी, वेपराइजेशन। तो क्या हो जाएगा? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। एक ऐसी छुपी हुई हीट जो आ तो रही है लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं कर रही। वो क्या कर रही है? वो पानी को या लिक्विड को कन्वर्ट कर रही है गैस में, उसको हम बोल देंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो अब हम इसे पढ़ते हैं। चलो, when we supply heat energy to water, जब आप हीट एनर्जी दोगे पानी को, पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग इवन फास्टर। अब पानी के पार्टिकल जो है वो और जल्दी मूव करेंगे, है ना, पानी के पार्टिकल जल्दी मूव करेंगे। एट अ सर्टेन टेम्परेचर, एक टेम्परेचर पर, अ पॉइंट इज रीच्ड व्हेन द पार्टिकल्स हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर। अब क्या होगा? पानी के अंदर क्या बोला था मैंने? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होता है बट वीक होता है, बट होता तो है ना। अब क्या होगा? अब ये जो हीट है, ये जो पानी के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो वीक है, उसको भी अब ये हीट एनर्जी कन्वर्ट करने लग जाएगी। हट हट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जा अपने घर पे होगा तू। ठीक है, तो अब ये जो हीट थी, जो छुपी हुई हीट थी, ये पानी के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहती चल चल निकलो, गेट आउट। ठीक है, तो क्या कर रही थी? निकलो, गेट आउट।
किसको? पानी के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। तो पानी के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वो ओवरकम करना चाह रही थी, और ये छुपी हुई हीट जो पानी के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करना चाह रही थी, जिसकी वजह से पानी के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाए, स्पेसेस बढ़ जाए, और जिसकी वजह से जो पानी है वो कन्वर्ट हो जाए गैस के अंदर, इसी को हम बोल देते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। देन चलो, एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस। इस टेम्परेचर पे जो लिक्विड है वो गैस में चेंज होने लग जाएगा। The temperature at which a liquid starts boiling at the atmospheric pressure is also known as its boiling point. अरे यार दोबारा से, भाई हमें पता है जिस टेम्परेचर पे जब लिक्विड बॉईल करने लग जाएगा, जब लिक्विड के अंदर उबाले आने लग जाएंगे, उबाल आने लग जाएगा, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? बॉइलिंग पॉइंट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? बॉइलिंग पॉइंट बोल देते हैं। तो हाँ जी, हमें तो पता है। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट क्या था? जब सॉलिड जो है वो कन्वर्ट होगा लिक्विड में तो हो गया मेल्टिंग पॉइंट, और जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट होगा एक टेम्परेचर पे तो हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। ओके, बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमेना। बॉइलिंग जो होती है वो बल्क में होती है, हम सबको पता है। पार्टिकल्स फ्रॉम बल्क ऑफ द लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू वेपर स्टेट। ये जो पार्टिकल्स है लिक्विड के, ये अब क्या कर रहे हैं? ये इतनी एनर्जी ले लेते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से ये वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज 373 डिग्री केल्विन या फिर 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो पानी के लिए जो टेम्परेचर है जिसमें वो बॉईल करने लग जाए वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। मैम क्या पढ़ा रहे हो? बचपन से पढ़ रहे हैं? अरे हाँ भाई, रिवाइज करा रही हूँ। ठीक है, ओके। कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन? तो क्या आप लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बता सकते हैं? अभी तो मैंने आपको बता दिया, एक बार दोबारा इनकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, बट वहां पे हम ले भी लिखेंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम रहेगा, है ना। तो वहां पर हमें क्या लिखना होगा? वहां पे हमें लिखना होगा कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो सेम रहेगा। ओके, तो हम क्या लिख देते हैं? पढ़ेंगे अभी आगे। ओके, डू इट इन द सेम वे एज वी हैव डिफाइंड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो आपने जैसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को डिफाइन किया, उसी तरह से आपने लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को डिफाइन करना है। Particles in steam, that is water vapor, at 373 degree Kelvin have more energy than water at the same temperature. This is because the particles in the steam have absorbed extra energy in the form of latent heat of vaporization. तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन तो आप डिस्कस कर लोगे कि आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम रखना है, आपके पास हीट एनर्जी आ रही है, बट वो हीट एनर्जी टेम्परेचर को नहीं चेंज करके वो क्या कर रही है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर रही है, जिसकी वजह से स्पेसेस बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से जो लिक्विड है वो अल्टीमेटली चेंज हो जाएगा गैसियस स्टेट के अंदर। इसी को हम बोल देते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। बट यहाँ पे इन्होंने बोला, कह रहा है कि अच्छा चलो एक बात बताओ, तुम्हें सब पता चल गया लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, बट मैंने तुमसे एक सवाल पूछा था कि आइस के पास ज्यादा एनर्जी है या फिर पानी के पास, और दोनों का टेम्परेचर सेम है, तो एनर्जी किसके पास ज्यादा थी? पानी के पास थी। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि पानी उबल रहा है, बॉईल हो रहा है 100 डिग्री सेल्सियस पे, और वेपर्स भी बन रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो वेपर बन रहे हैं मतलब स्टीम बन रही है, तो उबलते हुए पानी मतलब बॉइलिंग वाटर के पास ज्यादा एनर्जी होगी, या फिर स्टीम के पास या फिर गैस के पास ज्यादा एनर्जी होगी, वेपर्स के पास ज्यादा एनर्जी होगी। तो भाई एक चीज बताओ, पानी को तुमने ज्यादा एनर्जी दी, पानी की एनर्जी की वजह से वो क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया वेपर के अंदर। तो जो एनर्जी थी वो सारी किसके पास चली गई? वेपर के पास। अब वेपर के पास सारी एनर्जी चली गई तो मैम कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हो, किसके पास ज्यादा एनर्जी है? जब वेपर के पास सारी एनर्जी चली गई ज्यादा से ज्यादा, तो वेपर के पास ही मैम ज्यादा एनर्जी हुई ना। हाँ, तो यही तो पूछ रही थी और यही क्वेश्चन था। तो इन्होंने भी हमें बोला, दैट पार्टिकल्स इन स्टीम के पास जो पार्टिकल्स हैं दैट इज वाटर वेपर, जो वाटर वेपर है, ठीक है, स्टीम या वाटर वेपर सेम चीज, उनके पास ज्यादा एनर्जी है एज कंपेयर टू वाटर एट द सेम टेम्परेचर। इज इट क्लियर? क्या ये आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया है? बताइए 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 बताइए। क्लियर? देन आगे बढ़े, चलो। ओके, so we infer that the state of matter can be changed into another state by changing the temperature. इससे हमें एक चीज पता चलती है कि अगर आपको किसी मैटर की स्टेट को चेंज करना है तो आपको उसके टेम्परेचर को चेंज करना पड़ेगा।
है ना। अगर आपको सॉलिड से लिक्विड बनाना है तो आपको टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, अगर आपको लिक्विड से गैस बनाना है तो आपको टेम्परेचर और बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो हाँ भाई, हमें तो टेम्परेचर का तो है जो खेल है, इसमें टेम्परेचर जो है वो तो काम कर रहा है ना। कर रहा है ना, कर रहा है भाई, साफ बात है भाई, हमें आ गया समझ। We have learned that substances around us change state from solid to liquid and from liquid to gas on application of heat. तो हमने पढ़ा कि जब आप हीट लगाओगे तो सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके भाई, हमें आ गया। बट देयर आर सम दैट चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैसियस स्टेट एंड वाइस वर्सा मतलब इसका उल्टा, मतलब गैस टू सॉलिड। ये बोल रहा है आपने देखा कि आप सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हो, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर देते हो, पर आपको पता है कि गैस जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी, यहाँ जो सॉलिड है वो सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको पता है ऐसा कुछ? नहीं पता तो बता देंगे, और पता है वैसे सही बताऊं, आपको पता है, आपने देखा हुआ है, बट चलो देख लेते हैं। और मेन खासियत बताऊं, ये जो है ना ये सीधा सॉलिड गैस में चेंज हो रहा है, मतलब इसमें लिक्विड स्टेट नहीं आती, और ये जो गैस है ये सीधा सॉलिड में चेंज हो जाएगी, इसमें भी लिक्विड स्टेट नहीं आएगी, ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ भी होगा, क्या आपने देखा है कभी ये? भाई आपने बहुत देखा है, शायद ऑब्जर्व ना करो, बट अभी हम इसके बारे में पढ़ते हैं और इसको अच्छे से देखते हैं कि क्या कहना चाहता है। डन। तो इसके लिए हम करेंगे एक एक्टिविटी। यस, तो हमारी एक्टिविटी आ गई है, एक्टिविटी 1.13। ओके, बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है, पूरा चैप्टर बहुत इजी है, बट अच्छे से समझना होता है। ओके, एक्टिविटी 1.13 सेज टेक सम कैम्फर। आपने भाई कपूर ले लिया, कैम्फर ले लिया, क्रश इट, उसको भाई आप छोटे छोटे टुकड़ों में, फ्रैगमेंट्स में बांट दो, सेपरेट कर दो, एंड पुट इट इन अ चाइना डिश, और उसके बाद आप एक चाइना डिश में उसे रख दो, ठीक है। रख दिया भाई हमने। पुट एन इन्वर्टेड फनल, उसके ऊपर आप एक इन्वर्टेड मतलब उल्टा फनल लगा दो, ठीक है। तो आपने लिए एक चाइना डिश, उसके ऊपर आपने एक इन्वर्टेड फनल जो है वो लगा दिया। ओके, पुट अ कॉटन प्लग ऑन द स्टेम ऑफ द फनल एज शोन। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे कॉटन प्लग लगा रहा है ताकि जो भी आपकी हवा है वो ऊपर ना जाए, ठीक है भाई, हमने भी लगा दिया कॉटन प्लग। ओके, नाउ हीट स्लोली एंड ऑब्जर्व। अब आप क्या करो, अब आप इसके नीचे से हीट एनर्जी देने लग जाओ, ठीक है। तो जब आप इसके नीचे हीट एनर्जी दोगे तो यहाँ पर जो कैम्फर पड़ा था ना, ये लिक्विड में ना चेंज होके अब सीधा ऊपर हवा में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये होगा, ठीक है। अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस, सीधा सॉलिड से गैस बन जाएगा, ये जो कैम्फर है ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। इस चीज को जब हम सॉलिड को सीधा गैस में कन्वर्ट कर देते हैं और वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता, तो इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब है जब एक सॉलिड है और उसको आपने हीट करा और वो सीधा गैस में कन्वर्ट हो गया, तो वहां पर हो गया आपका सब्लिमेशन। सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस इनटू गैस without changing into liquid is known as sublimation. Very good. तो भाई आप तो बहुत समझदार हो, आपको तो जल्दी जल्दी समझ आ रहा है। ओके, and the direct change of gas to solid without changing into liquid is called deposition. अब ये बोल रहा है कि आपने लिया गैस, हो आपने लिया गैस, गैस को आपने सीधा चेंज कर दिया सॉलिड में, मतलब उसमें लिक्विड स्टेट नहीं आई, तो इसको हम बोल देते हैं डिपोजिशन, यहाँ पर डेपोजिशन। चलो, तो भाई हमने दो टर्म सीखी, एक टर्म थी सब्लिमेशन, दूसरी टर्म थी हमारी डेपोजिशन। सब्लिमेशन जब सॉलिड सीधा डायरेक्टली इसमें चेंज हो जाएगा गैस में और लिक्विड स्टेट नहीं आएगी, तो हो गया सब्लिमेशन। जब गैस जो है वो चेंज हो जाए सॉलिड में और वो लिक्विड में कन्वर्ट ना हो, तो उसको हम डेपोजिशन बोल देते हैं। अच्छा जी, तो मैम एक्टिविटी का क्या हुआ? ये तो हमने पढ़ लिया, अब क्या करें? आप तो कैम्फर को हीट कर रहे थे, फनल आपने उल्टा कर दिया था, कॉटन प्लग लगा दिया था ताकि कुछ बाहर ना जाए। क्या हुआ मैम उसका? अरे सब्र करो, सब्र करो, आएगा, अभी आएगा। अरे कहाँ गया? नहीं आया, चलो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। तो कैम्फर जो है, जब आप कैम्फर को देखोगे तो कैम्फर जब गर्म होगा ना,
तो सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसीलिए उसे हमने सब्लिमेशन बोल दिया। और कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो क्या होंगे, गैस से कन्वर्ट हो जाएंगे सॉलिड में, उसको हमने कैम्फर डिपोजिशन बोल दिया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं आपको दोबारा से फिगर दिखा दूं तो आप देखते हैं, ठीक है, तो आप देखते हैं क्योंकि कॉटन प्लग लगाया था तो ये जो भी कैम्फर था ये क्या होगा, अब ये वेपर्स बना लेगा, मतलब गैस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये सारे वेपर्स यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, इसी को हमने सब्लिमेशन बोल दिया जब ये लिक्विड में चेंज नहीं हुआ। लेकिन जो गैस थी अगर वो क्या हो गई, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गई, मतलब कैम्फर की वेपर अगर सॉलिड में कन्वर्ट हो गए तो वो साइडों में चिपक जाएंगे। ठीक है, और ये जो साइडों में चिपक जाएंगे ये क्या होगा, ये सॉलिडिफाइड कैम्फर होगा। और अगर कैम्फर जो है वो सॉलिड हो गया, गैस में चेंज होने के बाद वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, तो इसको हम बोल देंगे डेपोजिशन। क्या बोल देंगे, डेपोजिशन या फिर डिपोजिशन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या ये आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया है? डेपोजिशन क्या है, जब आप क्या करते हैं, गैस को सीधा कन्वर्ट कर देते हैं सॉलिड के अंदर तो डेपोजिशन हो जाता है। सब्लिमेशन में जब सॉलिड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड। ओके, चलो जी, अब हमारा बड़ा ही कम काम रह चुका है और हम क्या करेंगे, एक या दो पेजेस और पढ़ेंगे और आज की क्लास को यहीं पे एंड करेंगे और उसके बाद पार्ट 3 करेंगे जो बहुत ही छोटा है और बहुत 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 ईजी है। ठीक है, तो उसको भी करेंगे बट पार्ट 3 में। ओके, सो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। तो अब क्या होता है, अब आप देखेंगे कि जब भी आप किसी चीज को क्या कर रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं, तो भी उसकी स्टेट चेंज हो सकती है? हम क्या बोल रहे हैं, दोबारा बोलना। अरे मैं यही बोल रही हूँ कि अगर आप किसी चीज को प्रेशर दोगे तो वो अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है। अच्छा, कैसे, देख लेते हैं। चलो, वी हैव ऑलरेडी लर्न द डिफरेंस इन वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर। हमें पता चल गया है कि अलग अलग स्टेट्स में क्या डिफरेंस है। जैसे सॉलिड जो है वो ज्यादा रिजिड है, उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, स्पेसेस कम है ना, और डिफ्यूजन का रेट कम है, ये सब हमने पढ़ा। ऐसे लिक्विड के बारे में पढ़ा, गैस के बारे में पढ़ा, कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड में कम है, ये सब हमने पढ़ लिया। तो हमें अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स तो पता चल गए वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर के। इट इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। और इन सब में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या था कि इनके पार्टिकल्स कैसे हैं, पार्टिकल्स कैसे अरेंज हुए पड़े हैं, टाइटली अरेंज है या मॉडरेटली अरेंज है या बिल्कुल दूर दूर है ना। हाँ, सही बात है। What will happen when we start putting pressure? अच्छा, अगर हम किसी चीज पर प्रेशर लगाने लग जाएंगे तो पार्टिकल्स क्या होंगे, और चिपक जाएंगे ना। अब मैं किसी चीज पे ऐसे प्रेशर लगा रही हूँ, मेरे मेरे मुंह पे कोई ऐसे प्रेशर लगा रहा है तो क्या होगा, क्या होगा, सब कुछ आपस में पास पास आ जाएगा, दूर दूर तो नहीं जाएगा। तो क्या होता है, जब आप किसी चीज पे प्रेशर लगाते हो तो जो पार्टिकल दूर 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 थे अब वो सारे क्या हो जाएंगे, पास आ जाएंगे। सारे क्या होंगे, पास आ जाएंगे मैम। वेरी गुड। ओके, एंड कंप्रेस अ गैस enclosed in a solid in a cylinder will the particles come closer? अच्छा, अब आप एक चीज बताओ, अगर आप किसी सिलेंडर में गैस को भर रहे हो और आप सीधा भी लिखते हो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या फिर कंप्रेस्ड, ठीक है, तो यहाँ तो आप लिखते हो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या फिर आप एलपीजी सिलेंडर्स यूज करते हो या आप ऑक्सीजन सिलेंडर्स का के बारे में सुनते हो, तो उसमें हमने क्या पढ़ा कि वो सारे कंप्रेस्ड होते हैं। कंप्रेस्ड होते हैं मतलब जो पार्टिकल इतने ज्यादा गैस ने इतनी सारी जगह घेरी हुई थी, अब वो छोटे सा सिलेंडर में इतना सा सिमट के रह गया है ना, इतना सा सिमट के रह गया। मतलब हमने क्या करा, गैस को कंप्रेस किया। कंप्रेस कैसे किया, जब हमने उस पर प्रेशर लगाया, है ना। तो हमें ये पता चल गया कि अगर मैं गैस को कंप्रेस करूं तो गैस के साथ कुछ होगा, और कुछ होगा में सबसे बड़ी चीज ये है कि जो गैस के पार्टिकल बहुत दूर थे वो पास आ जाएंगे। और अगर वो पास आ गए, गैस के पार्टिकल की तो खासियत गैस की ये थी कि पार्टिकल दूर होते हैं, बट अगर गैस के पार्टिकल ही पास आ गए तो उसके पार्टिकल्स पास हैं, मतलब उसका स्टेट ऑफ मैटर भी चेंज हो जाएगा, मतलब गैस से लिक्विड बन जाएगा। क्या मैं सही बोल रही हूँ? हाँ, मैं सही बोल रही हूँ। क्यों, देखते हैं अभी। डू यू थिंक दैट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर? तो क्या आप प्रेशर को बढ़ाओगे या कम करोगे तो मैटर का स्टेट चेंज होगा? होगा। देखिए एक बार,
जैसे आपके पास क्या था, आपके पास पिस्टन था, ठीक है, आपने क्या करा, गैस ली, अब आपने उस गैस पे प्रेशर डाला, अब आपने उस गैस पे बहुत ज्यादा प्रेशर डाल दिया, जब आपने उस पे बहुत ज्यादा प्रेशर डाल दिया तो पार्टिकल्स बहुत 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 पास आ गए, ठीक है। अब जब ये पार्टिकल्स बहुत ज्यादा पास आ गए तो ये लिक्विफाई हो गए, तो ये लिक्विफाई हो गए, लिक्विफाई हो गए मतलब ये गैस से सीधा लिक्विड में चेंज हो गए, गैस से सीधा लिक्विड में चेंज हो गए, मतलब इसका स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो गया, स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो गया मतलब कि जब हम प्रेशर लगाएंगे तो स्टेट जो है मैटर का वो बदल सकता है, वो गैस से लिक्विड हो जाएगा, ठीक है। तो भाई ठीक है जी, हो गया। अच्छा आगे बढ़ते हैं, ये है हमारी लास्ट स्लाइड, उसके बाद हम थोड़े से क्वेश्चन आंसर देखेंगे और हो गया हमारा खत्म काम, ठीक है। अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर लिक्विफाई द गैसेस। देखो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि आप ना प्रेशर ज्यादा कर दो, ठीक है, और टेम्परेचर कर दो आप कम। जब आप प्रेशर ज्यादा कर दोगे और टेम्परेचर कर दोगे कम, तो जो गैस है उस पे प्रेशर ज्यादा पड़ेगा तो उसके पार्टिकल्स पास पास आ जाएंगे, ठीक है। और अगर आप उसको हीट दोगे तो उसके पार्टिकल के पास एनर्जी भी आ जाएगी, सॉरी हीट नहीं देनी, हीट कम करनी है ना। तो उसका जो टेम्परेचर है वो आपने कम कर देना है, बढ़ाना नहीं है, ठीक है। तो आपने टेम्परेचर को कम करना है, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो पार्टिकल्स क्या होंगे, दूर दूर भागने लग जाएंगे, दूर दूर भागेंगे तो फिर तो वो दोबारा गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। हमें गैस में थोड़ा कन्वर्ट करना है, हमें तो लिक्विड में कन्वर्ट करना है। तो लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए मुझे पार्टिकल्स को, गैस के पार्टिकल्स को मुझे पास लाना पड़ेगा, और पार्टिकल्स को पास लाने के लिए मुझे टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा, ना कि बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, अगर मैं प्रेशर ज्यादा दे दूंगी और उस चीज का टेम्परेचर कम कर दूंगी ना, तो क्या हो जाएगा, जो मेरी गैस है वो सीधा कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड के अंदर। इज इट क्लियर? क्या ये आप सभी को अच्छे से क्लियर है? ओके। हैव यू हर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड? क्या आपने कभी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुना है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, व्हाट इज दैट मैम? बताती हूँ, अभी देखना, पढ़ा हुआ है पहले इसके बारे में और देखा भी हुआ है। चलो, इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, इसको हाई प्रेशर में रखा जाता है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट एंड डिक्रीजेस द प्रेशर अप टू 1 एटमॉस्फेयर विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। अच्छा, तो इन्होंने बोला, कह रहे कि जो हमारा सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसको हम हाई प्रेशर में रखते हैं, ठीक है, हाई प्रेशर में हम इसे रख देंगे। जब आप इसका प्रेशर कम कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, गैस के अंदर, और ये लिक्विड में चेंज नहीं होगा। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को रखा जाता है हाई प्रेशर में, ठीक है। हाई प्रेशर में इसलिए रखा जाता है ताकि वो अपनी स्टेट को चेंज ना करे। जैसे उसका हाई प्रेशर में हटा देती हूँ तो वो नॉर्मल प्रेशर पे आ गया। अब अगर वो नॉर्मल प्रेशर पे आ गया तो क्या हो जाएगा, वो अपनी स्टेट को चेंज कर लेगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड था सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस होती है, मतलब मैंने इसे जबरदस्ती सॉलिड बनाया हुआ था। कैसे बनाया हुआ था, हाई प्रेशर करके। अब मैं इसका प्रेशर हटा दूं तो ये दोबारा से क्या होगा, अपनी जगह चला जाएगा ना, अपनी स्टेट में चला जाएगा। अपनी स्टेट में चला जाएगा तो मतलब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड अब सीधा गैस बन जाएगी, गैस वाली कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। अच्छा, पर ये तो लिक्विड में चेंज ही नहीं हो। अरे हाँ भाई, यही तो बोल रही थी कि अगर सॉलिड जो है वो सीधा गैस में चेंज हो जाएगा और लिक्विड में चेंज नहीं होगा तो उसे हम सब्लिमेशन बोल देते हैं। तो यहाँ पे ही हमें सब्लिमेशन का एग्जाम्पल दे रहा था और साथ ही साथ इसने हमें बताया कि प्रेशर से कितना फर्क पड़ता है। आपने क्या करा, जो नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड थी उसका आपने प्रेशर बढ़ा दिया, टेम्परेचर कम कर दिया, प्रेशर बढ़ा दिया, टेम्परेचर कम कर दिया। इसकी वजह से जो गैस थी वो कन्वर्ट हो गई सॉलिड के अंदर, ठीक है। ऐसा ही मैंने आपको क्या बोला था, लिक्विफाई भी कर सकते हैं हम गैसेस को, कैसे, टेम्परेचर कम कर दो, प्रेशर बढ़ा दो। जब आपको उसको सॉलिड बनाना है तो टेम्परेचर और कम कर दो और प्रेशर और ज्यादा बढ़ा दो, तो क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा, है ना। क्लियर है? क्लियर है। दिस इज द रीजन दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस। इसीलिए हमें पता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस बोलते हैं। अरे मैम, आप सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कर रहे थे, ये तो कुछ और ही निकला। हम तो इसे बहुत बड़ी तूफानी चीज समझ रहे थे, ये तो ड्राई आइस है। भाई ड्राई आइस है तूफानी चीज, अगर ये आपके हाथ पे गिर जाए ना तो हाथ जल जाता है, इतनी ज्यादा खतरनाक होती है ये, ठीक है। तो ड्राई आइस जो है वो बहुत ही ज्यादा जो है
खतरनाक होती है, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि ये जो ड्राई आइस है, अब आपने देखा होगा कुछ चीजें क्या होती है आजकल, क्या होता है रेस्टोरेंट में तो यही हो रहा है ना, सारे इंस्टाग्राम वगैरह पे जो मेन डिशेस हैं उनको दिखाया जाता है, फेमस डिशेस को, कि क्या हो रहा है, वो डिश आ रही है और धुआं निकल रहा है, और वो धुआं कैसा है, वो हीट स्टीम वाला धुआं नहीं है प्लेट के ऊपर, कैसे आता है, वो ड्राई आइस रख देते हैं। ड्राई आइस का जैसे टेम्परेचर ज्यादा हुआ, प्रेशर कम हुआ, तो सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाती है, और वही धुआं आपको अपने डिशेस पे दिखता है, जो आपको बड़ा कूल लगता है ना, तो वही है। ओके, तो वहां पर क्या हो रहा है, वहां पे सब्लिमेशन हो रहा है, ठीक है, वहां पर क्या हो रहा है, सब्लिमेशन हो रहा है, ठीक है, सॉलिड टू गैस चेंज हो रहा है, दैट इज सब्लिमेशन। तो अब अगर कोई आपके सामने ड्राई आइस लाए ना और ये सब करे, तो आप बोल देना कि भाई तुझे पता है इसका मतलब क्या है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, दिस इज सब्लिमेशन। ओके, तो आप उसको ऐसे करके दिखा देना। ओके, thus we can say that pressure and temperature determines the state of the matter, ठीक है, whether it will be solid, liquid और गैस, ठीक है। तो ये जो है ये बता देगा कि क्या चीज सॉलिड होगी, लिक्विड होगी, गैस होगी, अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर के साथ उसको कनेक्ट करके देखें, ठीक है। तो हमने क्या देखा, अगर आप प्रेशर लगाते हैं या आप टेम्परेचर लगाते हैं, तो इसकी वजह से कोई भी जो स्टेट ऑफ मैटर है वो कन्वर्ट हो जाएगा दूसरी स्टेट ऑफ मैटर के अंदर। अच्छा, मेन चीज हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है, एक चीज जो आपके यहाँ पे टेबल में भी दिया है। तो भाई एक चीज बताओ, सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट हुआ, उसको हमने क्या बोला कि वो मेल्ट हुआ, और उसको हमने एक नाम दिया था, क्या नाम दिया था, फ्यूजन, है ना। लिक्विड से गैस कन्वर्ट हुआ था, उसको मैंने क्या बोला था, वेपराइजेशन, वेपराइजेशन, डन। उसके बाद सॉलिड से लिक्विड हो गया, लिक्विड से गैस हो गया, अब सॉलिड से गैस हुआ तो क्या बोला, सब्लिमेशन, क्या बोला था, सब्लिमेशन, जैसे हमारे ड्राई आइस में हुआ, जैसे हमारे कैंपर के अंदर हुआ, ठीक है, जैसे कि हमारे नैफ्थलीन बॉल्स में होता है, जैसे कि हमारे मॉथ बॉल्स में होता है। अब मम्मी जो है, मम्मी क्या करती हैं, नैफ्थलीन बॉल्स मंगवा लेती है जब सर्दियों के या गर्मियों के कपड़े रखने होते हैं बेड के अंदर संभाल के, है ना, सीजन चेंज हो गया, आप कपड़े सारे अंदर रख देंगे, जब वो सारे कपड़े अंदर रखते हैं ना, तो हमसे नैफ्थलीन बॉल्स या फिर मॉथ बॉल्स मंगवाती है, और थोड़े टाइम बाद जब हम 1-2 महीने बाद उसे देखते हैं, तो वहां पे तो बॉल्स होते ही नहीं, वो तो गायब हो जाती है, और ना ही वहां पे कोई पानी होता है, तो वो क्या होता है, वो बॉल्स कन्वर्ट हो जाती है सॉलिड से सीधा गैस में, और ये जो है ये एक एग्जाम्पल है सब्लिमेशन का। तो अगर अब आपकी मम्मी बोलेगी चलो कपड़े रखने हैं, नेफ्थलीन बॉल्स लेकर आओ, मॉथ बॉल्स लेकर आओ, तो आप बोल देना कि मम्मी आपको पता है ये जो बॉल्स हैं ये कहाँ गायब हो जाती हैं, तो आप उन्हें बताना कि जो बॉल्स है ना ये सॉलिड से सीधा गैस बन जाती हैं, और इस प्रोसेस को ना हम सब्लिमेशन बोलते हैं, और इस प्रोसेस में ना सॉलिड जो है ना वो लिक्विड में नहीं कन्वर्ट होता, वो सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो मम्मी भी कहेगी अरे वाह यार तुम्हें तो बहुत नॉलेज है, ठीक है। तो सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड से गैस इज सब्लिमेशन, एंड गैस टू सॉलिड इज डेपोजिशन, इज डेपोजिशन या फिर डिपोजिशन। तो डेपोजिशन, जैसे हमने कहा देखा था कि कैंफर के जो वेपर्स थे वो जो है वो सीधा सॉलिड में कन्वर्ट हो गए थे, और उसको हमने कैंफर डेपोजिशन बोला था, है ना, क्या बोला था, कैंफर डेपोजिशन या फिर सॉलिडिफाइड कैंफर बोला था। तो वहां पर हमने देखा था कि सॉलिड जो है, गैस जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गई थी। इज इट क्लियर टू एवरीवन, क्या ये आप सभी को अच्छे से क्लियर है, अच्छे से क्लियर है या बहुत अच्छे से क्लियर है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो, और फटाफट करो ये छोटे से थोड़े से क्वेश्चन, उसके बाद आज की हुई क्लास खत्म, और नेक्स्ट पार्ट देखना, ठीक है, और अच्छे से समझना। चलो तो आते हैं हम अपने क्वेश्चन आंसर्स पर। ओके, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। अच्छा, यहाँ पर हमें दे दिया 300 केल्विन, ठीक है, 300 केल्विन, और इसको बोल रहा है कि आप इसको ना सेल्सियस में कन्वर्ट करो। तो आप क्या करोगे, आपको क्या करना है, आपको 300 में से 273 को माइनस कर देना है। जब आप 273 को माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या बचेगा, क्या बचेगा, 27 बचेगा। ये जो 27 है ये डिग्री सेल्सियस है, तो हमने 300 डिग्री केल्विन को कन्वर्ट कर दिया है किसके अंदर, 27 सेल्सियस के अंदर। इसी तरह से 573 केल्विन है, तो 573 केल्विन में से आप 273 को माइनस कर दो, आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा 300, ये जो है ये क्या हो जाएगा, अब आपका सेल्सियस में आंसर आ जाएगा। तो आपको पता चल गया केल्विन से सेल्सियस या सेल्सियस से केल्विन। तो अगर आपने केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो आप माइनस कर देंगे 273 को, और अगर आपको
सेल्सियस केल्विन से सेल्सियस करना था, तो आपने क्या करा माइनस कर दिया 273 को। अब सेल्सियस से केल्विन में करना हो तो प्लस कर दो 273 को। जैसे अगर मुझे 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बनाना है तो मैं क्या कर दूं 27 प्लस 273, ठीक है, दैट इज 300। तो ये आ जाएगा मेरा 300 केल्विन। तो अगर आपने केल्विन से सेल्सियस करना है तो आपने माइनस 273 करना है, और अगर आपने सेल्सियस से केल्विन करना है तो आपने प्लस 273 करना है। इज इट क्लियर? क्या ये आप सभी को अच्छे से क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। What is the physical state of water at 250 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस? अब भाई 100 डिग्री सेल्सियस तो हमें पता है बॉइलिंग होती है, बट बॉइलिंग होती है उस टाइम पे वेपर तो बन रहे हैं, लेकिन पानी भी तो है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा? 100 डिग्री सेल्सियस पर जो आपकी फिजिकल स्टेट है वो गैस भी होगी और लिक्विड भी होगा, गैस भी होगी और लिक्विड भी होगा। बट अगर हम बात करते हैं 250 डिग्री सेल्सियस की और वाटर के लिए, तो उस टाइम पे तो सारा पानी उड़ चुका होगा, है ना। 250 डिग्री सेल्सियस, तो उस टाइम पे तो सारा पानी उड़ चुका, तो लिक्विड तो खत्म। जब लिक्विड खत्म तो अब वो क्या बन गया? खाली गैस हो गया। तो उसकी फिजिकल स्टेट उस टाइम पे क्या होगी? गैसियस होगी। ओके, क्लियर है अच्छे से? चलिए आगे बढ़े। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 सेज for any substance why does the temperature remain constant during the change of state? तो ये बोल रहा है किसी भी सब्सटेंस के लिए, चाहे आप सॉलिड से लिक्विड करो या फिर आप लिक्विड से गैस करो, जब आप इसकी स्टेट को चेंज करते हैं तो टेम्परेचर सेम क्यों रहता है? तो आप क्या बोल देंगे, क्या सिखाया था कि भाई वो जो टेम्परेचर सेम है वो इसीलिए है क्योंकि उस टाइम पे जो हीट एनर्जी है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में लगी हुई होती है, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में लगी होती है, तो इसीलिए उसको हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोल देते हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो जाता है, ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो जाती है, इसकी वजह से टेम्परेचर सेम रहता है और चेंज नहीं होता। सिमिलरली अगर हम गैसेस की बात करें तो वहां पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हो जाता है, मतलब वहां पे हिडन हीट होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो लिक्विड के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रही है, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम करता है हमारी हीट एनर्जी, है ना। और वो जो है हीट एनर्जी उसको कन्वर्ट ओवरकम करने में लगी होती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, वो छुपी हुई हमें नजर आती है, दिखती नहीं है, जिसकी वजह से हमारा टेम्परेचर जो है वो बढ़ा हुआ नजर नहीं आता, और इसी को हम बोल देते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो इन्होंने बोला कि कोई सब्सटेंस का टेम्परेचर क्यों सेम रहता है जब वो चेंज ऑफ स्टेट कर रहा होता है। तो क्यों सेम रहता है? क्योंकि वहां पर लेटेंट हीट प्रेजेंट होती है। क्यों? क्योंकि वहां पे लेटेंट हीट प्रेजेंट होती है। अच्छा, क्वेश्चन का आंसर आप नंबर के हिसाब से लिखेंगे। 1 नंबर का है तो छोटा लिखिए, 2 नंबर का है थोड़ा बड़ा लिखिए, 3 नंबर का है तो पूरा एक्सप्लेन करेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, उसकी डेफिनेशन, सब कुछ, ठीक है। तो क्वेश्चन के मार्क्स पर डिपेंड करेगा कि आप क्वेश्चन को कितना लिखेंगे। जब आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप चाहे छोटा लिखिए या फिर उसी आंसर को बड़ा कर दीजिए, वो आपके हाथ में है ना। सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। तो गैसेस को लिक्विफाई करने का, गैसेस को अगर हमें लिक्विड में कन्वर्ट करना है या फिर लिक्विफाई करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टेम्परेचर को कम करना है और प्रेशर को ज्यादा कर देना है। जब हम टेम्परेचर को कम कर देंगे, प्रेशर को ज्यादा कर देंगे, तो जो गैसेस है वो सीधा कन्वर्ट हो जाएंगी लिक्विड के अंदर। कैसा लगा बताओ? यहाँ पर हमारा पार्ट 2 हो गया कंप्लीट, और आप देखेंगे कि वीडियो जो है वो माना कि बड़ी बन गई है, लेकिन हुआ क्या है, हुआ ये है कि आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ आ गया है। और अगर आप 2 घंटे 2.5 घंटे इन्वेस्ट करते हैं और आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ जाते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, और मार्क्स अच्छे तो है ही, लेकिन अगर आपका कंसेप्ट बिल्ड हो जाता है तो इन फ्यूचर आपके लिए जो है बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है हर चीज को समझना, है ना। और आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी करना या बोर्ड्स में अच्छे रिजल्ट लाना या जो भी आपका गोल है वो अचीव करने में आपको इजी हो जाता है अगर आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर है। तो आई होप कि मैं आपके कंसेप्ट्स को अच्छे से क्लियर कर पाई हूँ। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आपने नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना है, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी भी चैप्टर में वीडियो बनाऊं, आपको एक्सप्लेन करूं, चाहे वो इंग्लिश का हो, मैथ्स का हो या साइंस का हो,
तो आप मुझे बता सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना और सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर कर देना। अगर पसंद आया तो जल्दी से लिख दीजिए यस मैम, आई लाइक योर वीडियो एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो चलती हूँ, मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, इसी चैप्टर दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग के साथ, जो हमारा लास्ट पार्ट होगा। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।